क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हेल्थ के लिए यूज़ किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो स्पेसिफिकली उसके कुछ गाइडेंस है, कुछ स्टेप्स है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करेगा? सिंपल है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन से। द मोमेंट आप आंखें बंद करके या खुली आंखों से सिर्फ विजुअलाइज करते हो कि मैं ऑलरेडी ऐसा हो चुका हूँ, आपका बॉडी वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देगा और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की मदद से वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे भी शाहरुख खान हो गया, मोहम्मद अली हो गया, रोनाल्डो हो गया, विराट कोहली हो गया, ये लोग भी ना हमेशा अपनी आइडेंटिटी पॉजिटिव बनाते हैं। कितना भी हार जाए, आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, मैं और कल बहुत बेस्ट। हेल्थ से रिलेटेड लोगों को पैशनेट कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, पैशन पी से शुरू होता है ना। मैं आपको P3 फॉर्मूला देती हूँ। अनहेल्दी रहना हार्ड है, अच्छी लाइफस्टाइल हार्ड है, डिसिप्लिन भी हार्ड है, चूज योर हार्ड। जो ब्रेन होता है ना वो प्लास्टिक की तरह है, हम उसे जैसे मोल्ड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी। बट न्यूरोप्लास्टिसिटी का कंसेप्ट ये कहता है कि एवरी डे जब आप कुछ नया करते हो तो आप अपने ब्रेन को एक्सपांड करते हो, एंड वंस यू एक्सपांड इट कांट गो बैक। अब वहां से डिसिप्लिन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो उस चीज को? 2 C है जो आपको हेल्प करेगा। पहला C है क्लैरिटी, दूसरा C है, हम जब नया फ़ोन खरीदते हैं कितना संभाल के रखते हैं, या गाड़ी लेके आते हैं ना तो ध्यान रखते हैं स्क्रैच ना लगे। जरा भी ना। ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार चली जाएगी तो वापस मिल जाएगी। सही बात है। बॉडी की हम क्या वैल्यू करते हैं, ये सवाल है। बट एक एनालिसिस हुआ था, बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स इकट्ठा हुए, उन्होंने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को मेजर किया पैसों में, और जो पूरे बॉडी का एक मेजरमेंट मिला था पैसों के साथ कंपेयर किया तो वो वैल्यूएशन आया था 322 करोड़ रुपीस का। 89 से ज़्यादा % लोगों ने हमारे जो पॉडकास्ट देखा है उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उनमें से ही आते हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा जो आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस में इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। अगर आपको अपनी एक गुड लाइफ चाहिए, अगर आप ओवरऑल अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हो तो हमारा पॉडकास्ट आपकी ज़रूर हेल्प करेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो मैम, वेलकम बैक टू ज़ीशान्स पॉडकास्ट। पहले भी हमने पॉडकास्ट किया था मैम, बहुत अच्छा गया था, बहुत सारी बातें हमने सीखी थी, मनी से रिलेटेड बातें करी थी, कोचिंग से रिलेटेड बातें करी थी, और भी कई सारी बातें करी थी। लेकिन वहाँ पे हमने फिट भारत के ऊपर भी बात किया था। फिटनेस जो आपका कोर है, जो आपका मिशन है, जो आपका विजन है, तो उससे ही स्टार्ट करते हैं एक बार कि ये फिट भारत, ये तो बहुत प्यारा नाम है टू बी ऑनेस्ट। इतना अच्छा नाम है ना, फिट भारत, सुन के ही मज़ा आता है। तो ये आपका आइडिया कहाँ से है कि फिट भारत करना है, और इतना बड़ा मिशन आपने फिट पूरा भारत को फिट करना है, आया कहाँ से? मेरे दिल के करीब हेल्थ सब्जेक्ट पहले से रहा है। मेरे पापा, मेरे दादा सभी मुझे बहुत हेल्थ कॉन्शियस बनाने में लगे हुए थे बचपन से। तो मेरे घर में कभी भी वो कोक या कभी भी वो कलरफुल पानी बोलो, बर्गर, पिज्ज़ा, वो सब नहीं आता था। तो बचपन से ही वो कीड़ा था, या मैं कहूँ जेनेटिक्स में ही आया है। संस्कार थे वो। संस्कार, वो जो है हम कहते हैं संस्कार, और एक और शब्द होता है संस्कार, जो आप पास जन्म से लेकर आते हैं। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर बचपन से था। फिर जब मुझे हेल्थ चैलेंजेस हुए, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बात करी थी कि थैलेसीमिया माइनर हुआ, और अभी भी है, जन्म के साथ जेनेटिक बीमारी है, तो 7-8 हीमोग्लोबिन उसको मैंने बढ़ा के 14.2 कर दिया, अभी भी मेंटेन्ड है। बॉडी के ऊपर मैंने काम किया। मेरा बॉडी खुद का बहुत वीक रहता था, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ स्टेमिना नहीं रहता था, एक बेबी पुशअप भी नहीं होता था। फिर 50 पुशअप इन 1 सेट, 80 किलो स्क्वाट, 90 किलो डेडलिफ्ट, ये 50 किलो बॉडी वेट के साथ करना शुरू किया। 65 से ज़्यादा सोलो स्काई डाइविंग जंप कर लिए, लाइसेंस स्काई डाइवर बन के, EBC 2 बार। तो ये सब जब किया ना, मुझे एक चीज़ पता चली कि बॉडी मैजिकल मशीन है, इस दुनिया का सबसे पावरफुल मशीन है। तो मैं ये नॉलेज सबको देना चाहती थी। फिर मेरे मेंटर और हस्बैंड स्नेह देसाई जो हैं, उन्होंने मुझे बोला कि शिवांगी, तूने जो ये 60-70 लाख का खर्चा करके हेल्थ के बारे में सीखा है और इतनी सारी चीज़ें सीखी है, अब लोगों को सिखाना शुरू करो। मैंने सीखा था अपने लिए, पर फिर मैंने लोगों को इसलिए सिखाना शुरू किया। फिर तब मुझे ये आइडिया आया कि यार, भारत को जब आज़ादी के 100 साल कंप्लीट होंगे 2047 में, 2047 में, तब तक मुझे भारत को सही वाली आज़ादी देनी है, 1 करोड़ लोगों को डिसीज़ फ्री बनाना है। तो वो मेरा मिशन था कि मैं लोगों को ये सिखाऊं कि हेल्दी रहना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आपका बॉडी जानता है कैसे हेल्दी रहना, हमने सिर्फ कुछ अनलर्न करने की ज़रूरत है। जो गलत सीखा है बस उसे अनलर्न कर लो, बॉडी ऑटोमेटिकली मैजिकली आपकी बीमारी को दूर करेगा। सो ट्रू। एक चीज़ मैंने नोटिस करा, जब भी एक इंसान के पास एक बड़ा मिशन, विजन आता है, तो वो यूजुअली कुछ ना कुछ उसके खुद के एक्सपीरियंसेस के बेस पे आता है। कई बार, अब जैसे कई बार हम यंग ऑडियंस सुनती है, उनको लगता है कि यार हेल्थ में पैसा है तो चलो घुस जाता है, और मुझे लगता है वो एक वाई, जब तक सिर्फ पैसा रहेगा ना,
तब तक इतने दिल से और इतना बड़ा काम नहीं हो पाता है। लेकिन जब आपने खुद ने कोई एक्सपीरियंस किया है, उसके पीछे कुछ वैल्यू है, कुछ एक्सपीरियंस है, तब हम जब वो वाई आता है ना तो वो बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ बड़ा बन पाता है। तो वो मुझे आपकी स्टोरी से कई बार झलकता है कि हाँ वो है, और इसलिए ही वो इतना अलाइंड भी है, इसलिए ही वो पावर भी निकल पाता है कि मैं 3 घंटा भी बात कर सकती हूँ उसके बारे में। और कई बार वो लोग नहीं कर पाते 3 घंटा, 1.5 2 घंटा बात। और फिर अभी जैसे इसके पहले भी मैम का एक पॉडकास्ट था, हेल्थ के ऊपर बात हुई, मैंने बोला मैम आराम से आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, बोले नहीं अभी वापस करते हैं। तो ये पैशन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो कई बार लेकिन लोगों को ये पैशन नहीं मिल पाता है। हेल्थ से रिलेटेड लोगों को पैशनेट कैसे कर सकते हैं आप? वो अंदर से आवाज़ है कि नहीं यार करना है, अपने आप को फिट बनाना है, क्योंकि पता सबको है, जितने भी लोग देख रहे हैं सबको मालूम है हेल्दी करेक्ट, लाइफस्टाइल चाहिए, जिम जाना है, ये करना होगा, बट कैसे करें हो? सिंपल है। पैशन पी से शुरू होता है ना, मैं आपको P3 फॉर्मूला देती हूँ, पैशन कैसे लाना फॉर हेल्थ। पेन प्लेजर प्रिंसिपल, P3 फॉर्मूला। पेन प्लेजर प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि हम जब भी कोई भी चीज़ करते हैं, एक्शन लेते हैं या डिसाइड करते हैं, या तो हम कोई प्लेजर पाने के लिए करते हैं, या तो अभी कोई पेन है उसे दूर करने के लिए करते हैं। और स्टडी ये कहता है कि ज़्यादातर लोग इसीलिए एक्शन लेते हैं क्योंकि उनको कोई पेन को अवॉइड करना है, उनको प्लेजर पाने के लिए इतना ज़्यादा वो पैशन या मोटिवेशन नहीं मिलता। बट उनको मोटिवेशन तब मिलता है जब डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तुम्हारे पास बस 6 महीने बाकी है, मैं और कुछ नहीं कर सकता, या अब तुम कम जीने वाले हो, या तुमको ये दवाइयाँ लेनी ही पड़ेगी, या ये सफ़र करना ही पड़ेगा। तो वो पेन में लोग धीरे धीरे शायद सुधरना शुरू कर देंगे। तो आई थिंक पहला तो आप लिस्ट डाउन करो कि मैं जब हेल्दी अभी नहीं हूँ, मुझे ये जब बीमारी है, आने वाले 5 साल के अंदर क्या क्या पेन आ सकते हैं। फिजिकल पेन क्या आ सकते हैं? तो जैसे मेरा बॉडी थका हुआ रहेगा, नींद नहीं आएगी, दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, डॉक्टर की विजिट करनी पड़ेगी। इकोनॉमिकल खर्चा होगा, फाइनेंशियली क्या होगा, तो वो आप लिखो। तो जो जो आपको एक्स्ट्रा खर्चा लग जाएगा वो लिस्ट बनाओ। एक और होगा मेंटल खर्चा। तो मेंटल खर्चा क्या होगा? तो बोले स्ट्रेस में रहूँगा, सोशल खर्चा होगा, फैमिली को टाइम नहीं दे पाऊँगा। और ज़्यादा खर्चा क्या होगा? तो बोले मेरी लाइफ का पर्पस मैं नहीं सॉल्व कर पाऊँगा, अपने आप से दूर हो जाऊँगा, स्पिरिचुअलिटी का कहीं ना कहीं आप लॉस कर दोगे। तो वो लिस्ट बनाना ज़रूरी है। लिखोगे ना तो पता चलेगा कि व्हाट एम आई लूजिंग। और दूसरी साइड आप ये गोल बनाओ कि अगर आप फिट हो गए, अगर शरीर से तकलीफ़ें चली गई, अगर आप अपना फिटेस्ट वर्जन बन गए, तो आप कौन कौन से ऐसे प्लेजर है जो आप पाने वाले हो। सो एग्जाम्पल, मैं अपने पोते के साथ बिना कोई सपोर्ट खेल पाऊँगा, मैं अपने परिवार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूँगा, जहाँ उनको ये प्रार्थना करनी पड़े कि हे भगवान ये जल्दी चले जाए, क्योंकि वो अपनी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। जो आज कभी होता है ना कि एक बूढ़े माँ बाप या दादा दादी घर पे होता है ना, परिवार वाले दुखी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है वो पेन और प्लेजर का लिस्ट बनाइए कि मैं जब हेल्दी हो जाऊंगा तो क्या होगा मेरी लाइफ में, और अपने आप को एक इमेजिनेशन के मोड में लेकर जाओ। प्रोएक्टिवली सोचो कि पेन आए उसकी राह मत देखो, बट फ्यूचर में ही आप क्या करना चाहते हो उसे अभी से क्रिएट करो। आई थिंक मैम यही चीज़ कई बार 99% और 1% का डिफरेंस बन जाता है। 1% लोग जो होते हैं वो पहले ही फ्यूचर में क्या हो सकता है उसको प्रेडिक्ट थोड़ा बहुत कर लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जादू से प्रेडिक्ट करते हैं, बट उनको पता है कि अभी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आज कोई बिजनेस खड़ा कर रहा हूँ, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में पैसे आएंगे। लॉन्ग टर्म थिंकर्स होते हैं। लेकिन जो यूजुअली 99% है वो एकदम शॉर्ट टर्म प्लेजर, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागती है। और आई थिंक वही चीज़ कई बार डिफरेंस क्रिएट कर देती है। आपने बहुत ब्यूटीफुली ये बताया, पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल। तो कुछ पेन मुझे लगता है अभी कई सारे लोगों को होगा, और आई थिंक कई सारे लोग आते भी होंगे कि ये पेन है। तो कुछ कॉमन पेन्स जो लोग सफ़र करते हैं बट वो लोग रियलाइज़ नहीं करते कि उनकी हेल्थ की वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ है? पहले तो थकान, नंबर 1 पेन। लोगों को लगता है मैं थकी थकी या थका थका रहता हूँ, और उनको लगता है वो तो सभी रहते हैं ना, तो ये तो नॉर्मल है। ये मेरे को भी लगता था। एक एनर्जी लेवल, अभी मैं थोड़ा बहुत फिट हो गया हूँ आप सब लोगों की वजह से, बहुत फिट हो गए हाँ, जीशान तो भाई। मैंने ना खुद नोटिस किया वो एनर्जी लेवल अलग ही पहुंच जाता है। यस, आप जैसे थोड़ा फिट होते हो, आप 10 काम कर पाते हो फिर भी लगता है कि कर लेंगे, नहीं तो पहले जब अनफिट होते हैं ना, थोड़ा सा काम करो बस यार अब नहीं करना कुछ काम। वो मैंने भी नोटिस किया। बीमारी शुरू होती है थकावट से। मतलब लोगों को लगता है कि मुझे बस मैं थका हुआ हूँ ना, तो वो तो नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है, कॉमन है पर नॉर्मल नहीं है। और आपका बॉडी जब चेंज होता है ना, पहली चीज़ एनर्जी चेंज हो जाती है। आपको लगता है कि यार दोपहर को सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या आप सुबह वो चाय कॉफ़ी के ऊपर आधारित नहीं रहना पड़ता है आपको। तो आई थिंक पहली चीज़, जो पहला पेन है दैट इज़ थकान। दूसरा जो है वो है रात को नींद अच्छे से ना आना। ये दूसरा एक पेन है जो लोगों को लगता है कि नॉर्मल है, करवटें बदलनी पड़ती है, या रात में बहुत बार जग जाते हैं, सुबह उठते हैं ना तो उनको
को लगता है कि मुझे किक चाहिए, तो चाय कॉफ़ी के बिना शुरुआत नहीं होती है। तो ये भी एक दूसरा बहुत बड़ा पेन है। तीसरा पेन हो सकता है फीमेल के लिए स्पेशली, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, चिड़चिड़ापन हो जाना, मूड स्विंग्स, इरिटेटेड हो जाना। इंटरनेट नहीं चल रहा उसमें भी इरिटेटेड हो जाता है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, यार तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाना। अगर आप इरिटेटेड बहुत रहते हो ना, इट्स अ साइन कि आप हेल्दी नहीं हो। ये मेल के ऊपर भी इक्वली अप्लाई करता है। तो ये 3 मुझे लगता है कि पेन पॉइंट है। बट मैंने अभी जो पेन प्लेजर के ऊपर बात करी, आपने एक छोटी सी चीज़ कही जो मैं ऐड करना चाहूँगी, आपने शॉर्ट टर्म पेन के ऊपर कुछ बताया, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन, शॉर्ट टर्म प्लेजर। तो मैंने जो P3 फॉर्मूला दिया, पेन प्लेजर प्रिंसिपल, उसमें एक और सब कैटेगरी आती है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की। अच्छा, एग्जाम्पल है, अभी हम क्या करते हैं, रात को अलार्म रखते हैं कि मुझे सुबह उठना है 6 बजे, और सुबह उठते हैं तो अंदर से पता नहीं कौन सा शैतान जाग जाता है कि कुछ तो स्नूज करके 9 बजे उठना शुरू। तो ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि रात को जब आपने अलार्म सेट किया था ना, तब आप लॉन्ग टर्म प्लेजर एंड शॉर्ट टर्म पेन पे फोकस कर रहे थे कि मैं सुबह वो जो 1 मिनट या 5 सेकेंड की जो एक पेन है ना कि मुझे क्यों उठना है, उसको अवॉइड करके आप लॉन्ग टर्म देख रहे थे कि नहीं मुझे एक अच्छी बॉडी बनानी है, मुझे फिट होना है, मुझे बीमारी से दूर जाना है। आप लॉन्ग टर्म सोच रहे थे। सुबह क्या हुआ? सुबह जब आप आंखें बंद करके मस्त कंफर्टेबल एसी में सो रहे हो बेड के ऊपर, तो उस वक्त आपको वो शॉर्ट टर्म प्लेजर दिख रहा है कि मुझे अभी ये कंफर्ट से बाहर नहीं जाना। उसीलिए आप लॉन्ग टर्म पेन में कभी अवॉइड करते थे, उसे अवॉइड कर देते हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेजर पे फोकस करोगे तो लॉन्ग टर्म पेन आना ही आना है। बट अगर आपने वो शॉर्ट टर्म पेन को अपना लिया मोमेंटरीली, तो लॉन्ग टर्म प्लेजर भी आना ही आना है। सो ट्रू, सो ट्रू। बोलते ना, अनहेल्दी रहना हार्ड है, अच्छी लाइफस्टाइल हार्ड है, डिसिप्लिन भी हार्ड है, चूज़ योर हार्ड। हर एक चीज़ हार्ड है। आपको लग रहा है आप अनहेल्दी हो तो वो ईजी रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। और इनफैक्ट वो एक टाइम पे इतना हार्ड हो जाएगा कि आप रिवर्स भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने आज ही वो हार्ड को चुन लिया, आज ही मैं डेविड गॉगिन्स का वीडियो देख रहा था, कांट हर्ट में, मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगता है वो। तो वो भी बोल रहे थे ना, हमारे दिमाग में 2 आवाज़ें हमेशा चलते रहती है। एक माँ वाली प्यारी सी आवाज़ होती है जो बोलती है बेटा आराम से सो जा, कोई टेंशन नहीं है, जैसा है तू अच्छा है, जैसा है अच्छा है। हमेशा वो एकदम प्यार और एकदम को कंफर्ट की तरफ लेके जाएगी। लेकिन दूसरी आवाज़ रहेगी, वो बोलेगा नहीं बेटा उठ जा, उठ जा, तेरी फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो जितना हम दूसरी आवाज़ को अपने नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे, वो हमें ज़्यादा देगा। राइट ना? 100% येस। हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो प्लास्टिक की तरह है। अच्छा। तो हम उसे जैसे मोल्ड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, एब्सोल्युटली। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या कहता है कि अब तक आपने जो किया उसका एक न्यूरल पाथवे बना हुआ है। जैसे एक खेत होता है, खेत में एक ही जगह से अगर हल चल रहा है, एक ही जगह से ट्रैक्टर चल रहा है, तो वो रास्ता बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम कोई व्हीकल आएगा वहीं से पास होगा। सेम वे हमारे अंदर, ब्रेन के अंदर भी वो रास्ता बन चुका है खेत के अंदर। अब तक जो किया हुआ है वही रास्ता हमारा ब्रेन आपको वापस वहीं पे लेकर जाएगा। अब तक अगर आप 8 बजे तक उठे हो, 8 बजे के आसपास ही उठे हो, अब आप अचानक से 6 बजे उठना मतलब नया रास्ता क्रिएट करना, तो वो स्ट्रगल है। बट न्यूरोप्लास्टिसिटी का कंसेप्ट ये कहता है कि एवरी डे जब आप कुछ नया करते हो तो आप अपने ब्रेन को एक्सपांड करते हो, एंड वंस यू एक्सपांड इट कांट गो बैक। इसीलिए जब आप दुनिया घूमते हो, आप वर्कआउट करते हो, आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हो ना, अब आप अनहेल्दी रह के दिखाओ, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। तो अब तक हमने अनहेल्दी रहने के लिए ब्रेन को ट्रेन किया था, अब आप उसे हेल्दी रहने के लिए ट्रेन करो, और ये आपका एक नया एक कंफर्ट बन जाएगा इन अ वे। सो न्यूरल पाथवे बनाना ज़रूरी है, जिसके लिए छोटी चीज़ से शुरू कर सकते हैं। इट कुड बी राइट हैंड से ब्रश कर रहे हो, लेफ्ट हैंड से करो। आपको पता है कि आप जब लोशन लगाते हो राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से लगाना शुरू करो। आप राइट हैंड से लिखते हो, थोड़ा प्रैक्टिस करो लेफ्ट से भी। कभी कभी सिर्फ 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड लिख लिया। आई नो इट्स नॉट ईजी, बट जब ये करना शुरू करते हैं ना, तो ब्रेन का वायरिंग चेंज होगा, और ये करना आपको आपकी हेल्थ की नई आदत बिल्ड करने में भी हेल्प करेगा। अमेजिंग, अमेजिंग। तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली हम बहुत पावरफुल, न्यूरोप्लास्टिसिटी, अगर आप समझोगे, ब्रेन लिमिटेड नहीं है, इट कैन, आप जैसा चाहिए वैसा बना सकते हो। मतलब ये भी कितनी पावरफुल बात है अगर सिर्फ सोचे तो स्टार्ट करो, कोई एक छोटी सी चीज़ करना स्टार्ट करो। मैम ने इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, वैसे कुछ एक नई चीज़। इसीलिए ना मुझे भी घूमना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। वो
अगर एक ही रूटीन में बार बार चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब ऐसा लगता है चलो एक ब्रेक लेते हैं और कहीं ट्रैवल करने जाते हैं। सडनली दिमाग खुलने लग जाता है, सडनली और आइडियाज आते हैं, कामनेस आती है, बहुत कुछ होता है। एग्जैक्टली और जब आप ट्रैवल से वापस आते हो ना, आप सेम रह ही नहीं सकते हो, आप एक अलग इंसान ही बन जाते हो। तो सवाल पूछना ज़रूरी है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? आखिरी बार कब था जब आपने कुछ नया किया? तो एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जहाँ आपने कुछ नया नहीं किया, छोटी चीज़ हो सकती है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है मैम, जब हम नया करते हैं तो फेल भी होता है, एब्सोल्युटली। और वहीं पे फिर हमें थोड़ा अपने आप को संभालना पड़ता है। हाँ। अब हेल्थ की जब बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोग ट्राई करते हैं, अभी जैसे मैं भी कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, और एक टाइम पे स्टैग्नेशन आ जाता है। चलो पहले स्टार्टिंग ही कर लेते हैं। स्टार्टिंग में तो हमने पेन एंड प्लेजर पकड़ लिया, एक मोटिवेशन, उससे स्टार्ट कर दो। अब वहाँ से डिसिप्लिन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो उस चीज़ को? मुझे पता है अभी कई सारे लोग देख रहे होंगे, उनको आगे होगा बस अब तो करना है मुझे भी, हाँ। और वो शायद एक्सरसाइज कर लेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। पेन एंड Correct, प्लेजर प्रिंसिपल अगर उन्होंने अप्लाई किया, उससे फिर नेक्स्ट डिसिप्लिन पे कैसे घुसे कि अब छोड़े ना हो? 2 सी है जो आपको हेल्प करेगा। हाँ। पहला सी है क्लैरिटी, दूसरा सी है कंसिस्टेंसी। हम्म। क्लैरिटी ऑफ व्हाट एंड वाई। तो पहले तो आप अपना एक गोल डिसाइड करो डेडलाइन के साथ। अपना वाई डिसाइड करो कि मुझे ये क्यों करना है। तो एग्जाम्पल, मैंने डिसाइड किया कि मुझे थायराइड फ्री होना है 3 महीने में। मैंने डिसाइड किया कि मुझे बेली फैट 5 इंच कम करना है। मैंने डेडलाइन भी दे दिया कि मुझे ये दवाइयाँ बंद करनी है। वॉट एवर योर गोल इज़। तो व्हाट डिसाइड किया, वाई डिसाइड किया। मुझे ये क्यों करना है? बच्चों के लिए करना है, अपने लिए करना है, काम में ज़्यादा सक्सेस पाना है, या दुनिया घूमनी है। इट कुड बी एनीथिंग। ये क्लैरिटी आपको मिल गई, फिर उसे पेपर पे लिख लो, कहीं पे लगा दो, क्योंकि हम गजनी है, हम भूल जाएंगे। आज 6 पैक चाहिए, कल समोसा खाना है, परसों वापस से दोस्त को देख लिया, अरे यार जिम ज्वाइन करना है। तो गजनी है, तो हमें लिखना ज़रूरी है। एंड व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव। तो लिखेंगे, हमारे सामने, नज़र के सामने रखेंगे, तो क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि इसी पे मुझे फोकस करना है। दूसरा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कोई एक छोटी सी आदत पिक कर लो, कुछ ऐसा पिक करो जो बहुत बड़ा नहीं है, छोटी सी चीज़ जो एकदम आपके ब्रेन को ऐसा लगना चाहिए बस इतना ही करना है, वहाँ से शुरू करो। इट कुड बी सुबह मत डिसाइड करो कि मुझे आधा घंटा वॉक करना है, सिर्फ ये डिसाइड करो कि सुबह उठ के मेरे बेड के बाजू में सिर्फ मैं स्पॉट वॉक करूँगा, स्पॉट वॉक 1 मिनट के लिए ही करूँगा। दैट्स इट। आपके ब्रेन को सोचना ना पड़े, तो उसको न्यूरल पाथवे बनाना ईजी हो जाएगा नए वाले। तो उसके ऊपर अब आप कंसिस्टेंटली थक मत जाओ कि बस 1 मिनट से क्या होगा, 1 मिनट से क्या होगा। इट्स नॉट अबाउट 1 मिनट, इट्स अबाउट अपने ब्रेन को ट्रेन करना कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर आपने अगर 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते ये कर लिया, ऑटोमेटिकली आपकी ये मसल मेमोरी बनना शुरू हो जाएगा। मसल मेमोरी आपके सबसे दुनिया की पावरफुल मेमोरी है। एक इंसान की याददाश्त चली जाती है, आप देखते हो सब इंसान, सब कुछ इंसिडेंट, सब कुछ भूल जाएगा, गाड़ी चलाना नहीं भूलता, खाना कैसे खाना नहीं भूलता, बिकॉज इट्स अ मसल मेमोरी। तो जैसे ही वर्कआउट आपके मसल में आ जाएगा, हेल्दी खाना आपके मसल में आ जाएगा ना, आप उसे फिर नहीं कभी भूलने वाले। आई थिंक ये ऐसा होता है जब स्टार्टिंग में ना अच्छी चीज़ें हार्ड लगती है, लेकिन एक टिपिंग पॉइंट आता है जहाँ पे वो हार्ड चीज़ भी आसान हो जाती है, और फिर वो ना करो तो फिर प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरे साथ भी हुआ, स्टार्टिंग में हेल्दी खाना, जिम जाना बहुत स्ट्रगल लग रहा था, मतलब हो रहा ही नहीं था। लेकिन एक पॉइंट आ गया मैम, उसके बाद है ना अब ऐसा लग रहा नहीं जा रहा तो अजीब सा लग रहा है। एक दिन मेरा जिम, मैं खुद शौक था, अभी कुछ दिन पहले ही मेरा जिम बंद था, तो मेरे बाजू में जो दूसरा जिम था, मैंने एक दिन का पे करके वहाँ गया, अरे और उस दिन भाई क्या चेंजेस है तेरे अंदर, क्या चेंजेस है। बट सक्सेस का डेफिनेशन ही यही है ना, हाँ कि आप कितना अनकंफर्टेबल चीजों के साथ कंफर्टेबल रह सकते हो। हाँ, that's so powerful. दैट्स द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। यस, अनकंफर्टेबल चीज़ों की तरफ जाओ, इट विल मेक योर लाइफ कंफर्टेबल। आपने कहीं तो बोला था ना, सेल्फ डिसिप्लिन इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। एब्सोल्युटली। हाँ, वो उसका पीछे क्या, क्यों बोला आपने उसको ऐसा? आप कहते हो मेरे पास फ़ोन महंगा है, गाड़ी महंगी है, बंगला वगैरह जो भी आपके पास है, उसकी वैल्यू हज़ारों लाखों करोड़ों में होगी ना। हम जब नया फ़ोन खरीदते कितना संभाल के रखते हैं, उसे पानी में नहीं गिरने देते। दोस्त को देते ना तो बोलते हैं यार नया देखना ज़रा, या गाड़ी लेके आते हैं ना तो रास्ते पे जब चलते हैं गाड़ी लेके तो ध्यान रखते हैं स्क्रैच ना लगे, जरा भी ना, जरा भी, और गलती से लग गया ना तो स्क्रैच उधर गाड़ी को नहीं लगता, इधर लगता है। तो हम इतना संभालते हैं उसे। ये तो ऐसी चीज़ है जो एक बार चली जाएगी तो वापस मिल जाएगी हमें। सही बात है। बॉडी की हम क्या वैल्यू करते हैं, ये सवाल है। ये तो हमें अनफॉर्चुनेटली फ्री में मिला है, कोई थप्पा नहीं था कि ये इतना करोड़ का बॉडी है। बट एक एनालिसिस हुआ था, बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स इकट्ठा हुए, उन्होंने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को मेजर किया पैसों में,
और जो पूरे बॉडी का एक मेजरमेंट मिला था पैसों के साथ कंपेयर किया तो वो वैल्यूएशन आया था 322 करोड़ रुपीस का। सो वो जो 322 करोड़ रुपीस, इसका मतलब ये है कि आप जन्म से ही करोड़पति है, आपको करोड़पति बनने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप ये कहते हो कि मैं भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा में मानता हूँ, तो हमारी तो हर धर्म में ये कहा है ना कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। तो हमारे अंदर हमने उनको कैसा घर दिया है? खाली है, गंदा है, अच्छा है, भरा हुआ है, क्या है? प्यार है, नफ़रत है? और अगर आप भगवान में मानते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी पूजा, प्रार्थना, इबादत जो कहो वो यही है कि अंदर जो रहते हैं उसके लिए आप एक अच्छा शरीर, अच्छा रूटीन फॉलो करते हैं। सो ट्रू मैम। आई थिंक ये आपने जो बात बोली ना, मैंने एक वीडियो कोई तो देखा था, उसमें ना एक कोई तो कल्चर है, उसमें दे ट्रीट देयर बॉडी एज अ टेम्पल। तो हम कैसे टेम्पल या फिर कोई भी होली प्लेस होती है तो उसको एकदम साफ रखते हैं, गंदगी नहीं करते हैं, वैसे ही वो लोग का मानना है कि हमारी बॉडी भी एक टेम्पल है और अब उसको अच्छे से क्लीन रखो। एंड विच इज़ अ वेरी नाइस फिलोसफी। मुझे लगा कि हाँ यार, हमें भी अगर अपनी बॉडी को हम इतना क्लीनलीनेस और इज्जत से पेश आए बेसिकली, तो कितना अच्छा रहेगा। आपने जो कहा ना कि ये जो बॉडी को टेम्पल की तरह लेना, तो यूएस में एक जगह है हवाई, वहाँ पर हवाइन प्रैक्टिस एक बहुत ही फेमस है, हो ओपनो ओपनो, शायद आपने सुना होगा। हाँ। तो वो प्रैक्टिस यही कहती है कि आपका बॉडी एक मंदिर की तरह है इन अ वे, और उसके अंदर कोई कचरा अलाउड नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो आई लव यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, ऐसे सारे सेंटेंसेस बोल के क्लिनजिंग करते हैं, ना कि किसी और के लिए पर खुद के लिए। हो ओपन ओपो, ये मतलब पहली बात तो मेरे को नाम अभी भी सही से शायद नहीं ले पा रहा हूँ मैं, हो ओपन ओपन ओपो, बट इतना है कि ये चीज़ का पावर मैंने भी नोटिस किया है। अब मैंने मतलब मेरी कम्युनिटी के साथ भी लाइव आके ना मैंने इसको बहुत बार ट्राई किया, एंड वन ऑफ द मोस्ट लविंग लोगों को ये लगता है जब अगर शांति में लोगों को करा दो ना, आई लव यू, थैंक यू, प्लीज़ फॉरगिव मी और आई एम सॉरी, आई एम सॉरी प्लीज़, ये 4 चीज़ें, इसकी चांटिंग अगर कोई करते हैं आराम से, इसको डीप मेडिटेटिव स्टेट में लेके ये करने लग जाए, तो मैंने नोटिस खुद देखा वो लोग रोने लग जाते हैं, लोगों को एकदम एक अंदर इंटरनल हीलिंग होने लग जाती है, एब्सोल्युटली लोगों की तबीयत ठीक हो जाती है। मतलब मैंने कुछ ऐसे केस स्टडीज़ देखे हैं कि लोगों ने इसी का यूज़ कर करके बीमारियाँ ख़त्म कर डाली है। तो आपने भी ऐसा कुछ नोटिस किया है? बिल्कुल, मैंने इतने सारे लोगों के अंदर मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं, जबकि उन्होंने कोई डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप कुछ फोकस नहीं किया। सिर्फ ये हो ओपनो ओपनो या कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस करी जिसके वजह से उनके अंदर से सारे इमोशंस खाली हुए। क्यों हुए? क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो एक साइकोसोमैटिक यूनिट है। साइक यानी माइंड, सोमा यानी बॉडी, एक दूसरे के साथ ये कॉन्स्टेंटली बातें करते रहते हैं। और हमारा बॉडी तो आखिरी शरीर है, इससे पहले 6 और बॉडी आते हैं। एथरिक बॉडी, फिजिकल बॉडी, इमोशन फिजिकल है, उसके ऊपर एथरिक, उसके ऊपर इमोशनल, मेंटल, वैसे 7 बॉडी। अच्छा। तो बीमारी शुरू यहाँ से होती है, आती बाद में है। तो हमने जब थॉट के लेवल पर, जब इमोशनल लेवल पर कुछ सोचा, कुछ फील किया, कुछ महसूस किया, कुछ अंदर ही अंदर बोला, तो वो कहीं हमारे सेल में स्टोर हो जाता है। और कोई एक थॉट को पर्टिकुलरली बहुत रिपीट किया तो वो फिजिकली मैनिफेस्ट हो जाता है पेन और डिस्कम्फर्ट के रूप में। इसीलिए हर पेन, हर क्रेविंग, हर बीमारी, हर हेल्थ का इश्यू आपको एक मैसेज देना चाहता है। द मोमेंट आप वो मैसेज ले लेते हो, पेन गायब हो जाता है। हम जब लोगों को अलग अलग जगह पर प्रोग्राम के लिए लेकर जाते हैं, हम देखते हैं कि लोग वहाँ पर दवाइयाँ बंद कर देते हैं, भूल जाते हैं कि दवाइयाँ लेनी भी है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला एक भी दिन मिस करी ना तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वहाँ पर कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ उनको एक कम्युनिटी मिलता है जहाँ लोगों को वो प्यार, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो फील होता है। और दुनिया का एक बहुत बड़ा पॉइजन है और दुनिया का एक सबसे बड़ा हीलर है, अमृत है। पॉइजन है लोनलीनेस। अच्छा। अकेलापन। इंसान आज खुद के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, लोगों का तो बहुत दूर की बात है। तो लोनलीनेस किल्स पीपल फास्टर देन स्मोकिंग एंड सिटिंग। तो ये हम, और ब्लू जोन्स करके एक डैन ब्यूटनर का मूवी आया था, ब्लू जोन्स दुनिया में ऐसी जगहें हैं, जैसे इटली में कुछ है, जापान में है, राइट। सो ऐसी सारी अलग अलग जगहें
जापान में अभी एक जगह मैं विज़िट करके आई, मैं देखना चाहती थी कि वहाँ के लोग क्या इतना लंबा कैसे जीते हैं। तो पूरा ब्लू जोन्स का कंसेप्ट ही लॉन्जेविटी के ऊपर था। हेल्दीएस्ट दुनिया के जो लोग हैं और जो लोग ऐसे जो हार्ट अटैक से नहीं मरते, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से नहीं मरते, अचानक से डेथ नहीं हो जाती, उनकी नेचुरल डेथ होती है कि उम्र हो गई इसीलिए गुजर गए। 100 साल से ऊपर लोग जीते हैं और वो भी घुड़सवारी करते हैं 100 साल के बाद, स्क्वाट कर पाते तो हैं। आप देख के आए हो? सो मैं वो देख कर आई। वेरी इंटरेस्टिंग। और मतलब वो मैंने जब वो देखा, कंसेप्ट सीखा, तब उसमें पता चला कि एक्चुअली जो नंबर, मैं कहूँगी नॉट 1 बट टॉप 3 चीज़ें जो है जिसमें आपकी बीमारी दूर करने में कोई चीज़ हेल्प करती है, तो वो है लोनलीनेस को दूर करना जो पॉइजन है, और जो अमृत है वो है प्यार। जब आप अपनी लाइफ में बिलोंगिंगनेस, एक आप जैसे हम सभी यहाँ पर बात कर रहे थे और हमारा एक बहुत अच्छा जैसे ग्रुप है, तो जब आप उनको मिलते हो ना, उस वक्त आपका बॉडी हील हो रहा होता है। सो लव इज़ द बिगेस्ट हीलर इन द वर्ल्ड, और आज वो कम है, इसलिए वो प्यार हम चाय में ढूंढते हैं, वो प्यार हम शायद वो केक और पेस्ट्री और बर्गर और पिज्ज़ा में ढूंढते हैं। पर वो प्यार अगर हमें अपने अंदर से ही मिल जाए ना, तो हमें वो अनहेल्दी खाने की इच्छा और स्ट्रेसफुल रहना, स्लीप ना लेना, ये सब नहीं होने वाला है। सो ट्रू, सो ट्रू। आई थिंक एक रोजेटा करके एक पेंसिल्वेनिया का मैंने एक पढ़ा था किसी तो किताब में, कि वहाँ के लोग भी ना बड़े हेल्दी रहते हैं और वो उनकी सबसे कम हार्ट अटैक से मौत होती है, और वो लोग फिर भी उनकी लाइफ स्टाइल इतनी ज़्यादा खास भी नहीं थी, बट स्टिल देर इज सर्वाइव अ लॉट। तो कुछ साइंटिस्ट गए थे वहाँ पे 1970s की या तब की बात है, तो उन्होंने भी यही फाइंड आउट करके उनको मालूम पड़ा कि ये लोग यार इतने परफेक्ट लाइफ स्टाइल तो नहीं है, बट स्टिल दे आर लिविंग सो मच बिकॉज उनके पास एक कम्युनिटी है, एब्सोल्युटली, एक प्यारी सी कम्युनिटी जिसमें वो एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, रह पाते हैं। और इनफैक्ट इसके अपोजिट में एक हार्वर्ड की भी बहुत बड़ी स्टडी हुई है, 80 साल के ऊपर अभी भी चल रही है वो। तो उसमें भी वही वो फाइंड आउट लोग कर पाए कि फेम, पैसा, नाम, ये सब चीज़ें अच्छी है, बट इससे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो फुलफिल्ड लाइफ जीने में हेल्प करती है, वो कई बार कम्युनिटी है, क्लोज्ड रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप जिनके होते हैं वो बहुत खुश और फुलफिल्ड होता है। तो ये भी हेल्थ का बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एंगल हमने इस बार डिस्कस किया। एब्सोल्युटली, कि आप कम्युनिटी रखो। मैं कम्युनिटी के ऊपर एक और चीज़ ऐड कर दूं। मोआई करके एक कंसेप्ट है जापान में, मोआई। ओके। ये कंसेप्ट में वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर जो भी लोग बचपन में समान एज के लोग इकट्ठा होते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं, एक साथ पढ़ना, एक साथ खेलना, एक साथ सारी चीज़ें करना, खाना वगैरह सब कुछ साथ में करते हैं। और वही ग्रुप धीरे 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 जब बड़ा होता है, सब कुछ साथ करते हैं, और जब वो 70, 80, 90 साल के हो जाते हैं ना, तभी भी वो साथ में है। और देखा गया कि जो लोगों का कम्युनिटी है, कि वो बचपन से साथ में है, वो हमेशा वो स्मोक भी करेंगे, अल्कोहल भी लेंगे, बट शायद इतने हेल्दी होंगे जो नॉन स्मोकर या नॉन अल्कोहलिक भी नहीं है। दैट डज नॉट मीन कि स्मोकिंग शुरू। ये डिस्क्लेमर। इसका मतलब ये कि एक अच्छी कम्युनिटी के साथ भी रहो। मे बी मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए कि आप एक कम्युनिटी जहाँ पे सब हेल्दी है, हाँ, एक कम्युनिटी, और कम्युनिटी मतलब कनेक्शन भी बनाते रहो। ऐसा नहीं, मैंने नोटिस किया कि आजकल हम मोबाइल में इतने घुस जाते हैं, एक रूम में 5 लोग रहते हैं लेकिन 5 के हाथ में मोबाइल होता है और 5 से मोबाइल में ही रहते हो, पूरा दिन निकल जाता है। हम कई बार, ये ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरे साथ नहीं हुआ, मैंने भी कई बार ये चीज़ नोटिस करी कि मोबाइल में, हाँ, माँ के ऊपर वीडियोज़ आ रहे हैं, मैं बहुत इमोशनल रहा और मेरी मम्मी भी उधर ही है, मैं बोला बंद कर, जाके थोड़ी देर बैठ जा चुपचाप यहाँ पे, उनके साथ बैठ जा 5 मिनट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब कितना हम कनेक्ट होकर भी डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं मोबाइल की वजह से। जहाँ पे हम पहले स्मॉल कम्युनिटीज़ में रहते थे, कुछ लोगों की ही चीज़ें चलती थी आसपास, अब लाखों लोगों की बातें चलते होती है। तो इसीलिए भी मुझे लगता है और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि एक अच्छी कम्युनिटी का पार्ट बने हम, और वहाँ पे लोगों के साथ रहे और कनेक्शन बिल्ड करे, जो हमें आदत भी अच्छी करेगी और लाइफ भी बड़ी बना देगी। मैं ना मैम हमेशा से एक चीज़ मैं मानता हूँ कि 4 पिलर्स होते हैं लाइफ के, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, और हेल्थ हमेशा नंबर 1 पे आपको रखना ही चाहिए। कभी भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मुझे लगता है तब कन्फ्यूजन है लाइफ में, तो हेल्थ पे काम करो। ये इस चीज़ पे आप कितना एग्री करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ नहीं समझ में आ रहा है लाइफ में क्या करना है, लेकिन कुछ तो करना है, तो हेल्थ पे काम करो। मैं यही बोलता हूँ, कई बार मेरे स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनको मैं ये बोलता हूँ हेल्थ पे काम कर ले, अच्छी जिम चले जाए या कुछ तो कर, इसका रिग्रेट कभी नहीं होगा आपको। कभी नहीं होगा। आई कंप्लीटली एग्री। एक चीज़ मैं आपको सिर्फ एनालॉजी से ये सेम बात समझाती हूँ कि इमेजिन करो कि आपको 1 करोड़ कमाना है फॉर एग्जांपल, या 1 करोड़ लाइफ जीनी है, 1 करोड़ टाइप की लाइफ जीनी है, करोड़ों की। तो 1 होगा, 1 नंबर इज हेल्थ, 0 इज सक्सेस, और एक पीछे 0 है, वो होगा लेट्स से वर्क,
और एक ज़ीरो होगा, वो होगा फाइनेंशियल फ्रीडम, एक और ज़ीरो होगा रिलेशनशिप, एक और ज़ीरो होगा वर्ल्ड टूर, एक और ज़ीरो, लगते जाएगा लगते जाएगा लगते जाएगा लगते जाएगा। आपके जो भी गोल है ना, ये ज़ीरो में ऐड करते रहो, जो भी गोल है। बट पहला जो हेल्थ है वो जब निकल जाएगा तो बाकी सारा ज़ीरो हो जाएगा। व्हाट अ ग्रेट एनालॉजी। यस। तो आप जब ऐसे लोगों को देखते हो ना जिनके पास ये अनफॉर्चुनेटली इतने गरीब होते हैं ना कि उनके पास सब कुछ है, सब कुछ है, बट फिर भी कुछ नहीं है क्योंकि उनके पास सिर्फ पैसा है। तो मैं उनको अमीर नहीं मानती जिनके पास बहुत पैसा है, मैं उनको अमीर मानती हूँ जो पैसा मैं भी कमाती हूँ और मैं लोगों को सिखाती हूँ पैसा कमाना चाहिए, बट पैसा कमाना बाद में आना चाहिए। पहले आना चाहिए हेल्दी कैसे रहना, खुश कैसे रहना, फिर आना चाहिए टाइम को मैनेज कैसे करना, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना। ये सारी बेसिक सी स्किल है जो बचपन में हमें स्कूल में किसी ने नहीं सिखाई, सिर्फ यही सिखाया मेहनत करो पैसा बनाओ, मेहनत करो पैसा कमाओ। हेल्थ पे ध्यान इतना कभी नहीं हाँ। सिखाया। जबकि जापान आप गए थे मैम, वहाँ पे मुझे पता चला कि वहाँ पे बाकायदा सिखाते हैं खाना का, न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें वो सब करते हैं। आई वॉज सो सरप्राइज। मैं 2 बार जापान गई अभी लास्ट 2 years में, तो पेरेंट्स को भी लेकर हम लोग गए थे बिकॉज इतना अमेजिंग ब्यूटीफुल कल्चर। वहाँ पर हमने ये जाना कि वहाँ ना सिर्फ उनको न्यूट्रिशन का साइंस, खाना खाना कैसे, क्या खाना, सब कुछ तो सिखाते हैं। कि आपको ये पता है कि वहाँ पर कोई प्यून नहीं होता, कोई वॉशर नहीं होता, बाथरूम टॉयलेट साफ करने के लिए कोई नहीं होता, वहाँ के बच्चे ही करते हैं। वहाँ डस्टबिन भी नहीं आते ना, डस्टबिन भी नहीं होते, वो तो अलग ही साइंस है। हाँ। बट मैं इसकी बात करूँ ना कि स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको जापान में सिखाया जाता है कि आपको ही टॉयलेट को क्लीन करना है। अब आप ये सोचो कि लॉन्ग टर्म वो बच्चे क्या ज़बरदस्त सीख पाएंगे। वो कभी कोई टॉयलेट गंदा नहीं करें, उनको बोलना नहीं पड़ेगा फ्लश बराबर करो, उनको बोलना नहीं पड़ेगा कि वाइप ऑफ करो हाथ साफ करने के बाद, वो सब कुछ क्लीन रखते हैं। डस्टबिन का कंसेप्ट ये है, मैंने एक वीडियो बनाया था कि यूएस और जापान एक्सट्रीम इन अ वे ऑपोजिट है। यूएस बहुत अनहेल्दी है, जापान बहुत ही हेल्दी है। तो क्या अलग है उसमें, बहुत सारी चीज़ें थी, बट एक चीज़ मैंने ये भी बोली थी माइंडसेट को लेकर, डस्टबिन। आप यूएस में देखेंगे ना, भर भर के डस्टबिन। वी आर नॉट सेइंग समथिंग इज सुपीरियर और एनीथिंग, बट सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है। आई लव यूएस एंड आई लव जापान, बट सीखने के लिए जो यूएस है उसमें आप कोने कोने में डस्टबिन देखोगे और कोई डस्टबिन खाली नहीं होगा, भरा हुआ होगा, टिश्यूज़ भरे भरे होंगे। आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाओगे, आप एक टिश्यू मांगोगे, आप 10 पाओगे। तो यूएस में। अब जापान चले जाओ, जापान में ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पर आप मांगने पे ही टिश्यू देते हैं, और वो भी इतना पतला टिश्यू होता है, बिकॉज दे बिलीव कि आप घर से ही लेके आओ अगर आपको ज़रूरत है तो। और डस्टबिन, हम जब पहली बार गए वी आर लाइक हमें मिल नहीं रहा है कि है ही नहीं। कहीं भी मॉल में भी आपको डस्टबिन नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और उनका कंसेप्ट सिंपल है, वो ये कहते हैं कि जब डस्टबिन दिखता है ना तो कचरा करने की इच्छा होती है। और वो ये कहते हैं कि पूरे दिन के दौरान जब आपको डस्टबिन नहीं दिखेगा ना, आप कचरा कम करोगे, प्लस आपको कचरा उसके लिए घर से एक बैग लेके जानी है, पूरे दिन का आपका खुद का कचरा आप खुद भरो और शाम को घर पे लेके जाओ। और लोग करते हैं बहुत अच्छे डिसिप्लिन के साथ। लुक एट दैट, आई मीन इट्स इनक्रेडिबल। लाइक अलग ही लेवल का माइंडसेट है, अलग ही लेवल का। और इसलिए तो आई थिंक वो कंट्री, अर्थक्वेक्स पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ अर्थक्वेक हर साल आते हैं वहाँ पे। 2 बार न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे, बट स्टिल टेक्नोलॉजिकल वाइज देखो आप, हर एक चीज़ में जापान बोलते हैं बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस है। और मुझे लगता है वो सब ऊपर ऊपर की चीज़ें इतनी एडवांस इसलिए है क्योंकि उनकी माइंडसेट बहुत एडवांस है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते। अभी तक हम बात करें कि रास्ते पे डस्टबिन लाते हैं, बोले रास्ते पे डस्टबिन ही नहीं रखना है, और तो भी इतना क्लीन है। दैट्स सो पावरफुल। मतलब बोलते हुए गूज़बम्स आ रहे कि यार कब हम भी वैसे बनेंगे यार, हमें बनना चाहिए हमारा भी माइंडसेट। और हम कहीं ना कहीं वही ट्राई कर रहे हैं मैम कि हमारा माइंडसेट, सब चीज़ मुझे लगता है सब स्टार्ट होता है माइंडसेट से। हमारी सोच कितनी अच्छी है, जब सोच अच्छी होगी तो ये सब आइडियाज़ आएंगे और अपना कचरा लेके जाना, ये सब चीज़ें हो पाएगी। बट हाँ, ये सोच भी मुझे लगता है यंग टाइम से ही सिखा दिया जाए तो बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। वहाँ पर प्रॉब्लम इसीलिए हम भी जाके सुधर जाते हैं ना, वहाँ पे हम भी कचरा नहीं करते, हम भी घर कर, क्योंकि पता है कि जैसा माहौल होगा, एनवायरनमेंट की असर माइंडसेट पे होगा, कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं, कम्युनिटी का पार्ट। हमें ऐसा लगेगा वी डोंट बिलोंग देयर अगर हम उसे फॉलो नहीं करेंगे। तो हम सही ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे वापस जैसे थे वैसे हो जाते हैं। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम बचपन से अपने घर में ही ऐसा कल्चर रखें कि ठीक है, हमने माँ बाप के रूप में अपने बचपन में या जब हम अपनी लाइफ जी रहे थे जो भी गलतियाँ करी, बट बच्चों को, हम आने वाली जनरेशन को अगर अभी से सिखाना शुरू कर देंगे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर,
पर्सनल लीडरशिप इसे कहते हैं, रॉबिन शर्मा। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू शेयर स्टेज विथ हिम वंस 2-3 4 years बैक। और उन्होंने जब ये उनके सेशन में ये बोला था पर्सनल लीडरशिप को लेकर, पर्सनल लीडरशिप। आई रिमेंबर साउथ अफ्रीका का एक वीडियो उन्होंने दिखाया था, साउथ अफ्रीका का। और ये जब हम गए तो हमने भी ये सेम चीज़ ऑब्जर्व करी। साउथ अफ्रीका में जब वो वॉशरूम में एंटर हुए तो एक लेडी थे, उनके वॉशरूम में एक जेंट्स थे, मैंने जो देखा वो उसमें लेडीज़ थे। तो जब एक मेल जो एक जैनिटर का इन अ वे काम कर रहे हैं, वहाँ पर सारा कचरा साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो मेल है वो मेंस बाथरूम में गए, एंटर हुए और वो स्माइल के साथ वेलकम कर रहे हैं रॉबिन शर्मा को एंड सेइंग कि वेलकम टू माय ऑफिस, अरे इट इज़ माई जॉब टू कीप इट क्लीन, लेट मी नो अगर आपको कुछ भी यहाँ पर लगे तो। मैं हिंदी में बता रही हूँ, बट वो जो भी चीज़ें थी वो पूरा वीडियो था। और उन्होंने लिटरली वो वीडियो लिया और बोला कि आप इतने खुश कैसे हैं? तो बोले जैसे कोई ऑफिस में 9 to 5 जॉब करता है, मेरी यहाँ 9 to 5 ये जॉब है और मुझे बहुत खुशी मिलती है, अलग अलग लोग मिलते हैं और जब मैं स्माइल करता हूँ लोग मुझे स्माइल देते हैं, तो दिस इज़ माई जॉब, सो आई फील दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल कल्चर। अमेजिंग अमेजिंग। मतलब सोच देखिए ना, और वो इसीलिए वो सबसे बेस्ट क्लीन भी रहेगा। अमेजिंग। मेरे को एक एग्जाम्पल याद आ गया इसका थोड़ा सा, कि 3 लोग थे, तीनों ब्रेक लगा रहे थे। एक से पूछा गया क्या कर रहा है, तो वो दिख रहा नहीं कि अंधे मैं ईंट लगा रहा हूँ। दूसरे से पूछा गया क्या कर रहा है, तो उसने बोला मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ। तीसरे से पूछा गया क्या कर रहा है, तो बोला मैं एक भगवान का घर बनाने वाला हूँ इस ईंट लगा के। तो आप बोले इन तीनों में से कौन सबसे अच्छे से काम करेगा? थर्ड वाला, विद अ पर्पस, विद अ विजन। उसको मतलब उसमें उसका दिल लगा हुआ है। कई बार हमें ना बहुत हाव हाव पे बहुत फोकस करते हैं। मुझे लगता है किसी चीज़ में कोई गोल पे आपका दिल आ जाए, वाई, जिसमें आपने बोला वाई एक बार क्लियर हो गया ना आपका, उसके पीछे कुछ अच्छा सा पर्पस हमने लगा दिया ना, तो अंदर से ही मन करेगा हर एक चीज़ अच्छे से करने की। बट कई बार वही नहीं आ पाता, राइट? एब्सोल्युटली नहीं होता ना। जब हम कहते हैं ना प्रसाद आपको मिलता है कहीं आप जाओ तो वो आप किसी ने खुदा भगवान किसी के लिए बनाया है, हायर सेल्फ के लिए बनाया है, उसमें जो स्वाद आएगा ना, सेम रेसिपी घर पे आप बनाओगे आप वो स्वाद नहीं पाओगे, क्योंकि वो जो डिवोशन है ना वो अलग है। हाँ, ये खाना कई बार लोग, किसी ने तो मुझको बोला था, बहुत अच्छा लगा था मेरे को ये बात, कि अगर रेस्टोरेंट में जाओ कई बार मालूम पड़ जाता है किसी ने सिर्फ खाना बनाया है या दिल से खाना बनाया है। बिल्कुल, क्योंकि वो इमोशन भी तो खाने में जा रहा है। तो जो बीवी है वो गुस्से में खाना पका रही है, मुझे ये करना पड़ता है, सासू माँ नहीं तो बोलती। ये सब चीज़ भी हेल्थ पे इम्पैक्ट करती है। 100% यस। वो हेल्दी खाने को भी जहर बना देता है। उसके ऊपर डॉक्टर मसारू इमोतो, इन्होंने जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक जार लिया, 3 जार लिए, उसके अंदर राइस और पानी डाले, तीनों जार को अलग अलग 3 कमरे में डाल दिया। पहले कमरे में जाके जो राइस और पानी है उसके ऊपर लेबल लगा दिया आई लव यू का, और उसे एवरीडे अच्छी बातें कहते, अप्रिशिएट करते, तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम बहुत आगे सक्सेसफुल होंगे, वगैरह वगैरह, सब अच्छी बातें, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। दूसरा जो रूम था जिसके अंदर दूसरा जार था, उसके ऊपर लिख दिया यू आर एन इडियट, और उसे नेगेटिव शब्द कहे, तू कोई काम का नहीं है, आई हेट यू, यू आर गुड फॉर नथिंग। तीसरा जो जार था उसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगाया, उसे तीसरे कमरे में, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और कोई फोकस नहीं किया। ये एवरीडे उन्होंने मल्टीपल टाइम्स किया। पहले कमरे में अच्छी बातें, दूसरे में बुरी बातें, तीसरे को इग्नोर किया। कुछ दिनों के बाद जब ये जार को निकाला गया, पहले जार को जब देखा तो वो ब्यूटीफुली फर्मेंटेड वाइट राइस थे। दूसरा जो जार था जिसको बहुत गाली दी थी वो काले पड़ चुके थे, और जो तीसरा जार था जिसको कुछ नहीं बोला था, जो एकदम इग्नोर कर दिया था, वो जार के राइस सड़ चुके थे। अब ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हुआ, उसके ऊपर उन्होंने एक वाटर एक्सपेरिमेंट करके किताब भी लिखी थी, जहां उन्होंने ये देखा कि वाटर के जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, उसका फ़ोटो लिया और ये देखा कि अलग अलग शब्दों की असर पानी पे क्या होती है। यानी आप जब पीस, लव, ग्रैटिट्यूड कहते हो, हार्मनी कहते हो, तो बहुत ही ब्यूटिफुली उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन गया, जो एक फ्लावर की तरह, एक डायमंड की तरह दिख रहा था। और सामने ऐसे शब्द वॉर, हेट्रेड वगैरह वगैरह, वायोलेंस, ऐसे जब शब्द दिए तो वो एकदम मानो धमाका कैसे हो रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हो रहा है, उसमें जो दिख रहा है ना, वैसा स्ट्रक्चर पानी का हुआ था। सो आपका हर एक खाने का निवाला जब आप बॉडी में डाल रहे हो तो उसका जो खाने का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो वैसा ही बनेगा जैसा जो खाना बनाने वाले की एनर्जी होगी और खाने वाले की एनर्जी होगी।
आप गुस्से में खा रहे हो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसीलिए आप खाना खाने से पहले मे बी अपने हाथों को प्लेट के ऊपर रखते हुए, खाने के ऊपर रखते हुए, या इस तरह से, या जो भी आप मानते हो, आप सिर्फ एक सेंटेंस बोलो, मैं इस खाने के लिए बहुत आभारी हूँ, या ये खाना मेरे बॉडी में जाके मेरे बॉडी, माइंड और सोल को नरिश करेगा। इतना बोलकर आप अपने बॉडी के, अपने खाने के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज कर दोगे। आई थिंक इसलिए कई सारे रिलीजन में, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग प्रथाएं होती खाने से पहले भी। जैसे अगर मैं मुस्लिम से बोलूँ तो बिस्मिल्लाह बोल के हमेशा खाना चाहिए, आराम से खाना चाहिए। हिंदुइज्म में मैंने देखा कई बार प्रार्थना करके खाते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी वो लोग हाथ पकड़ के पूरा प्रे करते हैं ना, और फिर उसके बाद खाते हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि यार सब रिलीजन वालों को 100,000 साल पहले ही सारा साइंस पता आज सब पता है। आज हम वही उसको सिर्फ साइंटिफिक नाम दे के आज फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सब लिखा हुआ है और सबको सब पहले पता था। इसलिए मैंने बोला ना कि हमें बस अनलर्न करना है। जो गलत चीजें सीखी है वो अनलर्न करनी है। तो अभी 2-3 ऐसे सबसे बुरी आदतें जो लोगों को रियलाइज नहीं हो रहा बट उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है, आप देख रहे हो लिटरली, और आपको ऐसा लगता हो क्यों कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ आता है ऐसा 2-3 बातें? आई थिंक सबसे पहला फोकस ऑन स्लीप। स्लीप को फोकस ना करना सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि मेरे हिसाब से जो हीलिंग है मैक्सिमम स्लीप की वजह से होता है। आप जब सुबह उठते हो तो नाक में कचरा, मुंह में थोड़ा बदबू आना, बैक्टीरिया, यूरिन थोड़ा डार्क येलो हो जाना, ये क्या है? ये साइन है कि आपका बॉडी डिटॉक्स किया है, कचरा साफ करने की प्रोसेस किया है। तो पूरा का पूरा बॉडी जब इतनी मेहनत किया है पूरे दिन के दौरान, तो उसको रेस्ट सिर्फ रात को ही मिलता है। आपका हार्ट धड़क रहा है कॉन्स्टेंटली, आपकी सांसें चल रही है, आपका डाइजेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपका यूरिनरी सिस्टम, कितना सब कुछ, इम्यून सिस्टम, कितना सब कुछ काम कर रहा है। रेस्ट रात को सोने के दौरान मिलता है। तो जब हम नहीं सोते हैं तो हम इन अ वे ज़ॉम्बी बन जाते हैं, पागल बन जाते हैं। मुझे हंसी आ रही है, मेरे साथ होता है। मेरी वाइफ है ना, समझ जाती है मुझे नींद आ रही है ना, मैं थोड़ा सा अलग सा हो जाता हूँ। पता है, भूख और नींद दो चीज़ें साथ में आ जाती है तो मैं नहीं रहता। एग्जैक्टली। और आपको पता है 3 रात तक कोई ना सोए ना, हाँ, तो किसी को बहुत एक्सट्रीमली हाई लेवल पे अल्कोहल ले लिया हो ना, हाँ, एग्जैक्टली वैसी हालत होती है। मेरे को हंसी आ रही है क्योंकि ना मैं एक दिन में ऐसा हो जाता हूँ। अगर एक दिन है ना, अभी मेरी अगर अच्छी हैबिट बन गई है कि मैं कोई 11 बजे सोना है, और उस दिन मैं कई बार ऐसा बाहर आउटिंग में कभी चले गए 12 बजे ना, मेरा फेस पे दिखने लग जाता है लोगों को कि भाई इसको नींद आ रही है। एग्जैक्टली। और वो 3 हार्मोन की वजह से होता है। हाँ, जब आप कम सोते हो कॉर्टिसोल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, अच्छा है बट ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा नहीं है। चिड़चिड़ापन भी होना, चिड़चिड़ापन होना, फ्रस्ट्रेशन होना, फैट गेन करना, क्योंकि कॉर्टिसोल फैट गेन करवाता है। दूसरा जो हार्मोन है दैट इज ग्रेलिन, वो ज़्यादा रिलीज होता है। ग्रेलिन हंगर हार्मोन है। अच्छा। तो हंगर हार्मोन मतलब आपको जो फीलिंग आता है ना, अब मुझे भूख लगी, टाइम हुआ, या मुझे खाना खाना है, वो जो भूख लगने वाला सिग्नल है ग्रेलिन देता है। जो ग्रेलिन है वो जब आप नहीं सोते हो तो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, वो आपको भूख लगाता है। मतलब आप देखोगे जब आप नहीं सोते हो ना, दूसरे दिन आपको भूख ज़्यादा लगती है। और तीसरा जो है दैट इज़ लेप्टिन। लेप्टिन सटाइटी हार्मोन है, यानी कि आपको खाने के बाद जो फीलिंग आता है अब मुझे बस नहीं खाना है, अब मेरा पेट फुल है, ये लेप्टिन रिलीज करता है, ये लेप्टिन करवाता है। तो लेप्टिन रिलीज ही नहीं होगा जब आप नहीं सोओगे, या कम रिलीज होगा। तो क्या हुआ, एक साइड कॉर्टिसोल स्ट्रेस बढ़ाया, फैट बढ़ाया, दूसरी साइड ग्रेलिन कम रिलीज हुआ, ज़्यादा खाया, फैट बढ़ा, तीसरी साइड लेप्टिन प्रोड्यूस नहीं हुआ तो भूख और ज़्यादा लग रही है। और इसीलिए आप देखोगे कि लेट्स से आप 10 बजे जनरली सो जाते हो तो आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अगर आप 12, 1, 2 बजे तक जगोगे ना तो आपको सैलड खाने की इच्छा नहीं होगी, रात को हमेशा चिप्स, क्रेविंग्स आएगी। हाँ, क्रेविंग भी कैसी आएगी, चॉकलेट, शुगरी या सॉल्टी चीज़ खाने की। कभी भी आपको उस वक्त सैलड देंगे ना, आप बोलेंगे यार क्या बकवास चीज़, मेरे को ज़रा चिप्स या कुछ ऐसा दो, नमकीन दो, क्विक फिक्स दे दो। सो स्लीप से इसीलिए पहली सबसे बड़ी चीज़ पहली इज स्लीप। सेकंड ऐसी हैबिट की जो लोगों को लगता है कि चलेगा पर नहीं चलेगा, दैट इज सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। दैट टू हमारा पॉस्चर बहुत ही गलत हो चुका है। अभी आप देखोगे ना, स्पाइनल इश्यूज, बैक के इश्यूज, नी पेन, ये बहुत बढ़ चुका है। झुका हुआ सीधा। मैं भी तो थोड़ा सा धीरे धीरे मेरे को
तो मैम एक्चुअली पॉस्चर के बारे में बात कर रहे थे और मैं धीरे धीरे मैंने अपना पॉस्चर सही किया क्योंकि मेरा भी पॉस्चर बहुत ख़राब हो जाता है। तो मैंने अपने ट्रेनर को भी बोला कि भाई मेरा पॉस्चर थोड़ा सही करवाओ, बट उसने हाँ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज बोला, स्ट्रेचिंग ये सब करते रहो। वीरल का भी यही था। तो हाँ, पॉस्चर आई थिंक रियली इंपॉर्टेंट मैम। यस तो वो अगर मैं आपको कुछ सर्वे या कुछ फैक्ट्स बताऊं तो आज हम ऐसे ही बैठते हैं, मतलब स्लाउच पोजीशन में ही बैठते हैं, शोल्डर आगे करके ही बैठते हैं, वो मोबाइल हो या कोई सब्जी कट करना हो, काम करना हो लैपटॉप पे। तो आई नो कि अभी जो लोग सुन रहे होंगे उनका भी अभी पॉस्चर सीधा हो गया। कई सारे लोग, मुझे पता है आप लोग दिख रहे नहीं हो, मुझे पता है आप लोग सीधे बैठ रहे हो अभी। हाँ तो एक ये हमारा जो पॉस्चर है आइडियली कैसा होना चाहिए, हमारा कान, शोल्डर, हिप, नी एंड एंकल एक लाइन में होना चाहिए। अच्छा। पर अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ना आगे जा चुका है, तो हमारे कान एग्जैक्टली जो शोल्डर के ऊपर आने चाहिए वो ऊपर नहीं है, वो आगे है। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या हुआ है कि 1 इंच जब आप टिल्ट करते हो, आगे जाते हो आपके हेड को लेके, तो 4.5 किलो का प्रेशर आपके सर्वाइकल स्पाइन पे पड़ता है, यानी नेक के ऊपर। और नेक बहुत डेलिकेट एरिया है आपके बॉडी का, तो उसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है फिर वो धीरे 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 जाके अलग इश्यूज क्रिएट करता है। जब आप 2 इंच फॉरवर्ड जाते हो 9 किलो का प्रेशर। तो ये एक रफ अंदाज मैं आपको दे रही हूँ ये समझने के लिए कि वो आपके स्पाइन को कितना ज़्यादा डैमेज कर रहा है, पॉस्चर को कितना ज़्यादा डैमेज कर रहा है। तो पहली चीज़ जो करनी है दैट इज़, जब आप रियलाइज़ करो तो पहले तो शोल्डर जब स्लाउच किए उसे पीछे लेकर जाओ, शोल्डर को रोल करके पीछे लेकर जाओ और चिन को इस तरह से पीछे लेकर जाओ एक फिंगर से। एंड व्हेन यू डू दिस यूल सी कि ये पॉस्चर थोड़ा सा सही आपका होना शुरू हो जाएगा। जब आप मोबाइल भी यूज़ कर रहे हो तो आप इस तरह से करो, ऐसे मत करो, इस तरह से करो। जब आप खाना भी खा रहे हो, हम ऐसे खा रहे हैं राइट, बट आप ऐसे खाओ सीधे। अगर बैठ के शोल्डर को पीछे लेकर जाकर हेड को अप रख के थोड़ा काम करेंगे ऑटोमेटिकली, मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद है ना हमारी नेक ही पैदा होना बंद हो जाएगी। बिना नेक के बच्चे पैदा होंगे क्योंकि हम लोग नेक का यूज ही नहीं कर रहे हैं राइट, वी आर नॉट लुकिंग अप, हाँ सही, कॉन्स्टेंटली हम नीचे ही देख रहे हैं। नहीं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई कम्प्लीटली एग्री कि ये सेकंड पे होना चाहिए था, क्योंकि इसके पीछे साइंस भी काफ़ी सारा है। जैसे एमी केडी की एक बुक है प्रेजेंस, कि आपका पॉस्चर कितना इंपॉर्टेंट है। 12 रूल्स फॉर लाइफ जो जॉर्डन पीटरसन ने लिखी है, उसके अंदर में पहला रूल है स्टैंड विथ योर शोल्डर स्ट्रेट, बैक फॉरवर्ड। वो कई बार हमारी फिजियोलॉजी, हमारी साइकोलॉजी पे भी बहुत हेल्प करता है। एमी केडी ने आपने नाम दिया, उन्होंने पावर पोज दिया, पावर पोजेस, सीधा खड़े रहना। और उसका एक डेटा भी मैंने देखा था कि जब हम स्पाइन सीधी करके सीधा बैठते ना, अराउंड कुछ स्टडीज बताती 30% भी मोर ऑक्सीजन पहुंच पाता है ब्रेन में। दैट इज सो ट्रू। सुखासन इसलिए बोलते हैं कि आप सुखासन में खाना खाते दौरान बैठिए, क्योंकि आपकी स्पाइन जब सीधी होती है तो ना सिर्फ ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है, न्यूट्रिशन का जो अब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो जाता है, आपका फोकस बेटर हो जाता है। नाम ही है सुख आसन, ऐसा आसन जो आपको सुख दे। तो एब्सोल्युटली राइट, अमेजिंग। सेकंड तो फर्स्ट स्लीप, सेकंड पॉस्चर हो तो आप भी कर सकते हो, अब भी करना है वाली चीज़। और थर्ड आई फील हैबिट की अगर हम बात करें दैट इज़ चाय कॉफ़ी से दिन की शुरुआत करना। ओके। बहुत लोग लाइटली ले लेते हैं, इतना सुना हुआ है, लोगों को पता है, बट दे आर लाइक मैं तो सालों से कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप दिन की शुरुआत जैसी करते हो वैसा ही पूरा दिन जाएगा, वैसा पूरा हफ्ता जाएगा, वैसा हर महीना और वैसा ही साल। तो दिन की शुरुआत में ही अगर आपने चाय कॉफ़ी जैसी एसिडिक चीज़ डाल दी तो आपका बॉडी पूरे रात डिटॉक्स किया, अब वो डिटॉक्स जो है उसमें अब आपने और नए टॉक्सिन्स ला दिए चाय कॉफ़ी के नाम पे, और जो कैफ़ीन है वो आपको आर्टिफिशियल किक दे देगा, आपको लगेगा कि मैं एकदम हाई हो चुका हूँ, बट आपके बॉडी में एसिड लेवल बढ़ जाएगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, जो कचरा निकलने वाला था ऊपर से नया कचरा इकट्ठा हो जाएगा। तो वो जो डैमेज है वो इररिपेरेबल है फिर। और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब होता है ना चाय कॉफ़ी दिन की शुरुआत, वो आपके गट इश्यूज़ इतने हद तक ला देगा कि फिर वो रिवर्सेबल ही नहीं होता है, और गट से सारी चीज़ शुरू होती है। सो हम जानते हैं कि सोलार सिस्टम में सेंटर सन है, तो दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल, वो सबको एनर्जाइज करता है, सब सोर्स ऑफ एनर्जी है। सिमिलरली हमारा बॉडी, सो सेंटर ऑफ एनीथिंग इज पायरा सेंटर, सबसे पावरफुल राइट। ये रूम का जो सेंटर है वो सबसे पावरफुल है, इसीलिए वास्तु वगैरह भी हमेशा सेंटर ऑफ द हाउस में होता है। आप जब किसी को आशीर्वाद देते हो, रेकी, प्राणी हीलिंग वगैरह जब मैंने सीखा, यहाँ से हम एनर्जी देते हैं, क्योंकि हाथ का सेंटर इज़ दिस।
तो आशीर्वाद भी देते हैं, इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। जब आप किसी के पैरों को छूते हैं, पैरों से एनर्जी पास होती है, आपको मिलती है, और फिर आप यहाँ पर जो यहाँ से भी एनर्जी जाती है, सेंटर ऑफ द हेड, सहस्त्रार चक्र उसे कहते हैं। तो जो सामने एक गुरु समान इंसान या कोई बुजुर्ग है या कोई काफ़ी लर्नेड है, वो जब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो यहाँ से आशीर्वाद जा रहा है, पैरों से भी आपको कुछ एनर्जी मिल रही है। इट्स अ फुल साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी एक्सचेंज जो हो रहा है। सिमिलरली हमारा जो गट है, सेंटर ऑफ द बॉडी है, बच्चे को न्यूट्रिशन कहाँ पर मिल रहा है? जब वो बच्चा पल रहा होता है कोख में, माँ की कोख में, तो यहीं से मिलता है। दिस इज़ द सेंटर। और गट जब खराब होगा तो आयुर्वेद से लेकर हर साइंस में ये कहा है कि सारी बीमारियाँ पेट से शुरू होती है। और पेट को सबसे बड़ा जहर आपने सुबह सुबह ही दे दिया, चाय कॉफ़ी वाला, तो वो सबसे बड़ी गलती है। चाय कॉफ़ी बंद करने की ज़रूरत नहीं है, उसका सबसे बेस्ट टाइम होता है ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद। मैं तो मैम अपनी थर्ड पॉइंट से भी एग्री करूँगा, क्योंकि मेरे तो लाइफ में ऐसा हुआ है। मैं मुझे बहुत सारी एसिडिटी हो रही थी, पेट ब्लोटिंग होता था, शाम में घबराहट होती थी, बहुत टाइम तक मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। मैं साइकेट्रिस्ट के पास भी गया था, मैंने दवाई भी खाई थी, क्योंकि घबराहट बहुत होने लग जाती थी। और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे चाय नहीं जमती है। ये किसी डॉक्टर ने नहीं बताया, ये मुझे सेल्फ रियलाइज़ हुआ कि अच्छा मुझे लैक्टोज से प्रॉब्लम होती है, और चाय से तो जमता ही नहीं है चाय, और शाम में तो जमता ही नहीं है। ये सेल्फ अवेयरनेस आता है। अच्छा, एक कॉमेडियन था, उसने ये मजाक में कॉमेडी किया था, बहुत वायरल हुआ था। उसने ये बोला था कि यार लोग अमीर बनते हैं ना, तो सबसे पहले उनको मालूम पड़ता है कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट ग्लूटेन इंटॉलरेंट। सो ट्रू। लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे का रीज़न है ना, थोड़ा अपार्ट फ्रॉम ये, मुझे तब थोड़ा सा मैं ऑफेंड हुआ कि नहीं भाई, बट उसका रीज़न मुझे ऐसा लगा ना कि सेल्फ अवेयरनेस आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है नॉट पुअर माइंडसेट जब कई बार हमारा होता है ना, तो हम सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं। हम खाते पीते चलना हो रहा है होता तब भी है, हम जाने देते हैं। जैसे ही रिच लोग थोड़ा अमीर बनते हैं ना, दे बिकम मोर अवेयर ऑफ देमसेल्फ, और तब उनको मालूम पड़ता है अच्छा ये सब खाने से मुझे प्रॉब्लम है। और जितनी अवेयरनेस आती है ना, सक्सेसफुल लोगों का कॉमन ट्रेट मैंने देखा हूँ, दे आर वेरी सेल्फ अवेयर। उनको पता है उनके स्ट्रेंथ क्या है, उनके वीकनेसेस क्या है, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और नॉर्मल लोगों को सब पता नहीं होता। तो ये मेरा उसके लिए रिप्लाई था। आई लाइक दैट। और आपका ये पर्सपेक्टिव मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आप अमीर बनते हो ना, तो आप अब अफोर्ड भी कर सकते हो कि लैक्टोज फ्री ऑप्शन अब आप देखो। कभी कभी क्या है कि जो लोग शायद उतना अफोर्ड नहीं करते, वो सोचते हैं अभी दूध नहीं पियेंगे तो क्या पियेंगे, है ना। और आपने बिल्कुल सही कहा कि लैक्टोज इंटॉलरेंट एंड ग्लूटेन इंटॉलरेंट कहीं ना कहीं। यस, वो पहले भी था, बस मुझे बाद में मालूम पड़ा जब मैं रियलाइज किया। तो 3 सिंपल चीज़ें आज से ही काम करना। स्लीप बेटर करो, आप पॉस्चर अपना अच्छा कर लो, और सुबह की शुरुआत अच्छे तरीके से करिए। चाय से मत करिए, जैसे कोकोनट वाटर अगर हो सके तो जरूर करना। गर्म पानी ले लिया, लेमन डाल दिया, वीट ग्रास डाल दिया उसके अंदर, मोरिंगा का पाउडर डाल दिया, सुपर ग्रीन जैसी चीज़ डाल दी। जैसे RHN मेरी जो ब्रांड है, सप्लीमेंट ब्रांड, उसमें सुपर ग्रीन करके एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है जो कम्प्लीटली वीट ग्रास, मोरिंगा, क्लोरोफिल रिच फूड से बना हुआ है। सुबह लेते हैं, लोगों का कॉन्स्टिपेशन से लेकर गट इश्यू से लेकर स्किन में कोई इश्यू है, हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि सब कुछ पेट से शुरू होता है। टॉक्सिन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, वजन कम होने से लेकर बीमारियां दूर होने तक लोगों को रिजल्ट क्यों मिलता है? बिकॉज सुबह आपने कचरा साफ करने में हेल्प किया। सो इफ नथिंग, एटलीस्ट आप गर्म पानी लीजिए, उसके अंदर हल्का सा लेमन डालिए। यस, सो ट्रू, सो ट्रू। सो हमने भी अभी तक कई सारी बातें सीखी, हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, हेल्थ से रिलेटेड बातें। अब हेल्थ में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, हम इंडियंस स्पेशली, मैक्सिमम इंडियंस, हम सबकी टोन ज़्यादा निकली हुई रहती है, और वही फॉरेनर्स को देखो तो उनकी बॉडी बहुत ज़बरदस्त रहती है। तो पहली बात तो उसका रीज़न क्यों ऐसा है, और दूसरी बात अगर हम सबको थोड़ा फिट फॉरेनर्स की तरह दिखना है, मुझे ऐसा नहीं है कि हमारे ना, लोग कई बार बोलते हैं इंडियन जेनेटिक्स खराब है, लेकिन इंडियन बॉडी बिल्डर्स को मैंने देखा है, दे लुक रियली गुड। तो जेनेटिक्स तो सिर्फ एक काम प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली है, और उसको कैसे उसको टैकल किया जाए, और कैसे अच्छी फिजिक बनाई जाए। सो जब हम फॉरेनर्स कहते हैं, बहुत सारी कैटेगरी आ जाएगी उसमें, बट जब हम अफ्रीकन लोग की बात करते हैं, या इवन US का जो बिल्ट है वहाँ के लोगों का, तो वहाँ नेचुरली हाइट बॉडी में ज़्यादा बड़े ह्यूज लोग होते हैं, तो हमें लगता है कि उनका वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ के एवरेज जो इंडिया की हाइट है, दैट इज़ अराउंड 5 फीट, 5.5 फीट। मेल के लिए भी 5.5 इज़ लाइक एवरेज, 5 पॉइंट लेट्स से 7-8 तक जाएगा एवरेज।
बट अगर वहाँ हम देखेंगे 6 फीट इज़ लाइक वेरी वेरी कॉमन, नॉर्मल। हाँ नॉर्मल मिल जाएगा हमें, तो क्या होता है वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग जो है वो ज़्यादा अनहेल्दी है और वो लोग ज़्यादा, बट देयर जेनेटिक्स जो आपने बताया वो डिफरेंट है, हमारा कम्प्लीटली डिफरेंट है। अब जब बात आती है कि हम अगर थोड़ा और ज़्यादा उनकी तरह हेल्दी या थोड़ा फिट दिखना चाहते हैं, या इंडियन कल्चर भी तो काफ़ी ऑलरेडी बहुत हेल्दी है, तो क्या कहाँ पर क्या फ़र्क है? जेनेटिक्स तो है ही है, उसके साथ साथ आई फील कि हमारा वेदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाता है हमारे बॉडी के ऊपर, अच्छा वो। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्पैक्ट लाता है। अच्छा, तो एक okay. सिंपल सा एग्जांपल, जब आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो, वहाँ पे फुटपाथ इतने अच्छे होते हैं ज़्यादातर कि आपको चलने की इच्छा होती है, प्लस वेदर सपोर्ट करता है, इतना हार्श सन नहीं होता, इतना पोल्यूशन नहीं होता, तो नेचुरली आप थोड़ा एक्टिव रहते हो, मूवमेंट आपकी ज़्यादा रहती है। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि यार इंडियन वेदर ख़राब है, बट हाँ यहाँ गर्मी क्योंकि ज़्यादातर वक्त रहती है, इवन इफ़ लेट्स से कि आप दोपहर को 12 बजे सोचोगे कि चलो मुझे लंच के लिए वापस घर पे जाना है, चल के साइकिल पे जाना है, तो वो धूप आप सहन नहीं कर पाओगे, पोल्यूशन सहन नहीं कर पाओगे, प्लस शायद वो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा हमने अभी तक डेवलप नहीं किया है या हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा है। सो आई थिंक मूवमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस जेनेटिक्स सब कुछ रोल प्ले करता है। ये मैंने नोटिस किया, आपने बोला ना, मुझे याद है, मुझे कल वॉक करना था, बट वॉक करने के लिए ना ज़्यादा कुछ अच्छी जगहें नहीं है। मतलब मैं ऐसा सोच रहा था यार, ऐसा होता जैसे मुंबई के पास कार्टर रोड जो है, मैं सोच रहा था कार्टर रोड अगर थोड़ा नज़दीक होता ना, आधा घंटा मुझे नहीं लगता अगर वहाँ पहुँचने 45 मिनट्स, करेक्ट, तो कितना मैं वहाँ जाके आराम से वॉक करता, अच्छा लगता ना, मज़ा आता। बट हाँ ये बात तो है कि वो इम्पैक्ट करता है, एक मूड थोड़ा सा कम कर देता है। तो एब्सोल्युटली। वही एक ऑप्शन फिर ये बचता है कि जिम ही जाओ, जिम ही में जो कर सकते हो वो करो। यस, और एक सर्वे भी हुआ था कि जिस जगह पर अच्छी प्लेजेंट ठंड रहती है ना, वहाँ पर हेल्थ मेंटेन करना ज़्यादा आसान होता है, वहाँ पर मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। अच्छा। जहाँ पर ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा पोल्यूशन, वैसा वाला माहौल रहता है ना, उसमें हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों, फिजिकल मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। आप इंडिया में ही देख लो कि जब विंटर होता है और जब समर होता है, दोनों में हमारा मूड और फिजिकल स्ट्रेंथ अलग होती है। जब विंटर है ना, वी थ्राइव, हम लोग है ना कम खाना खा के भी एकदम एनर्जेटिक रहते हैं, हम लोग जो है वो ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं, ज़्यादा अच्छा मूड रहता है। बट आप गर्मियों में देखो, तुरंत ही गुस्सा हो जाएंगे, तुरंत इरिटेटेड हो जाएंगे, यार पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये फैक्टर है इम्पॉर्टेंट जो हम एक्चुअली नोटिस नहीं करते हैं। राइट। वेदर से भी कई बार मूड खराब हो जाता है, और ये तो गर्मी में दिमाग जल्दी गर्म होता होगा तो गुस्सा भी ज़्यादा जल्दी आता है, और ठंडी में अच्छा वेदर आता है तो कम होता है। एंड इसमें एक और हिडन फैक्टर है, सनलाइट। सनलाइट। अभी क्या होता है, जब गर्मी है, जब पोल्यूशन है, तो हमें सनलाइट लेने की इच्छा ही नहीं होती है, सुबह भी इच्छा ही नहीं होती है। बट जब विंटर है, फॉर एग्जांपल इंडिया में विंटर है, आपको सन में जाना अच्छा लगता है, आपको मज़ा आता है, आपको वो इरिटेट नहीं करता है। तो सनलाइट डायरेक्टली सेरोटोनिन के साथ जुड़ा हुआ है। सेरोटोनिन इज़ अ हैप्पी न्यूरोट्रांसमिटर, हैप्पी हार्मोन है। तो जब आप खुश होते हो ना, जब आप बच्चे के साथ खेलते हो, जब आप अपनी हॉबी परस्यू कर रहे हो, जब आप ग्रेटफुल हो, उसमें एक सेरोटोनिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और वो सेरोटोनिन नेचुरली प्रोड्यूस होता है जब आप सनलाइट लेते हो। इसीलिए जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, पाया गया है कि वो ज़्यादातर अंधेरे कमरे में, बंद कमरे में, सिर्फ एसी में अपने आप को बंद करके रखते हैं, और उनका विटामिन डी बहुत कम होता है क्योंकि सनलाइट का एक्सपोजर ही बिल्कुल नहीं होता है। 100% ऑफ डिप्रेशन केसेस हैव लो विटामिन डी। तो वो सनलाइट के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। सनलाइट आपके डी के लिए ही नहीं, सनलाइट आपको खुश रहने के लिए, अच्छी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट ये प्रॉब्लम हो जाता है शहरों में, स्पेशली मुंबई जैसी जगह पे धूप कई बार मिल नहीं पाती, अपार्टमेंट्स में वो सनलाइट आना, ये सारी चीज़ें। तो एक तो ये हो सकता है कि बाहर वॉक करने निकलो, लेकिन फिर वॉक करने में भी वॉक कर रहे हैं, रोड सही नहीं है, क्या करें, रोड सही नहीं है, कभी कभी वो गाय आ जाएगी, कभी वो खड्डा आ जाएगा। यस, तो आई थिंक शहर वालों के लिए तो यही इंपॉर्टेंट है कि आई थिंक जिम जाना ही एक अच्छा सोल्यूशन है, राइट। लेकिन जिम जाते वक्त भी धूप मिल जाए तो बाइक पे निकलो बिना उसके, तो सही रहेगा। वेंटिलेशन रखो, जैसे ऐसा नहीं है कि धूप ही लो, धूप संभव है, नथिंग लाइक इट, टेरेस पे जाके कर सकते हैं, वो सबसे इजी है। बट अगर वो भी संभव नहीं है तो एटलीस्ट फ्रेश एयर तो लो। हम लोग फ्रेश एयर भी आजकल नहीं ले रहे हैं, तो खिड़की दरवाजे थोड़े खुले रखना है। ऐसी जगह अपना, अगर आप बिल्डिंग या अपनी ऑफिस या अपना घर बना रहे हो, तो देखो कि अगर कोई
ऐसा वेंटिलेशन रख सकते हो जिसमें अच्छा सा एयर सर्कुलेशन हो सके, तो वो भी अच्छा है। ये भी मूड बहुत अच्छा करता है अगर अच्छी हवा चल रही होती है ना, सो वो भी मूड, अचानक से हवा आती है और एक मूड अच्छा सा हो जाता है, मज़ा आता है। ये हाँ, तो है, सही बात है। आप सारी काम करते हो ब्रेन से ना, तो ब्रेन का खाना क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन आप दोगे ही नहीं तो ब्रेन फंक्शन कैसे करेगा? एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम मेडिटेट करें, अपने आप को आराम से शांत लेके जाके और ऑक्सीजन ले, ज़्यादा ब्रीदिंग सिंपल सा एक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो मतलब आई थिंक अब भी इजी कर सके, राइट? एब्सोल्युटली, प्राणायाम। सो मेडिटेशन से आप शांत होंगे, अच्छे हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, जो डोज ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं मेडिटेशन से, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंड ई इज फॉर एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स, तो ये सारे हार्मोन्स रिलीज होंगे। बट प्राणायाम जो है वो एक इफेक्टिव तरीका है अपने एथरिक बॉडी से ब्लॉकेजेस को दूर करने की। तो एथरिक बॉडी मतलब हमारी नाड़ियों का शरीर। हमारे बॉडी में 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो जो हम चक्रा का एक साइंस कहते हैं, अगर आपने सुना है उसके बारे में, 7 चक्रास होते हैं। तो वो 7 चक्रा कहाँ होते हैं? फिजिकल बॉडी में नहीं होते हैं, वो दिखते नहीं है, वो एथरिक बॉडी में होते हैं, वो एनर्जी का बॉडी है। तो उसमें जब ब्लॉकेज आ जाता है तब जाके आपको अलग अलग इश्यूज होते हैं, थकान से लेकर अलग अलग डायबिटीज़ वाले प्रॉब्लम। अब जब आप प्राणायाम करते हो ना तो नेचुरली वो ब्लॉकेजेस दूर होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज आपकी नाड़ी शुद्धि होना शुरू होती है। तो एक जैसे प्राणायाम है नाड़ी शोधन, जिसे अलग भाषा में अनुलोम विलोम कहते हैं। तो आप सिंपल सी ये मुद्रा बनाकर अपने थंब को राइट नोस्ट्रल के ऊपर रख के पहले ब्रीद आउट करो, फिर ब्रीद इन वहीं से करना है पूरा, फिर दोनों लास्ट 2 फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करके राइट साइड एक्सेल एंड देन इनहेल, फुल एक्सेल फुल इनहेल। और जब आप ये करते हो कॉन्स्टेंटली एक्सेल इनहेल, और स्लोली करना है, अभी मैं फास्ट कर रही हूँ, बट आप पूरा एक्सेल करेंगे, पूरा इनहेल करेंगे, एंड आप देखेंगे कि एक नोस्ट्रल शायद ज़्यादा एक्टिव होगी तो वहाँ से सांस लेना ईजी होगा, दूसरे से मुश्किल होगा, बट वी हैव टू कंटिन्यू डूइंग दिस एवरी डे। अगर आप ये 5 मिनट करोगे, आपके शरीर की थकान से लेकर कोई भी ब्लॉकेजेस, कोई भी बीमारी, कोई भी दर्द को आप आसानी से 1 महीने के अंदर दूर कर सकते हो, एटलीस्ट शुरुआत कर सकते हो। आपका जो ईड़ा और पिंगड़ा ये 2 नाड़ी है, और ये सुषुम्ना नाड़ी। तो जब आप ये प्राणायाम स्पेसिफिक करते हो, अनुलोम विलोम, जो मैंने अपने पापा से सीखा है, मैं बचपन से ये कर रही हूँ, एंड आई फील कि आप स्किन इश्यूज़, हेयर इश्यूज़, गट इश्यूज़, बॉडी के कोई भी इश्यू की बात करो, उसमें ये प्राणायाम मैजिकली वर्क करता है, शुद्धि करता है, नाड़ी की शुद्धि, इसीलिए नाड़ी शोधन है ये। सो आई फील अगर आप 1 मिनट से भी शुरू कर सकते हो ना, यू विल सी द मैजिक। सो ट्रू। सो हमने इससे रिलेटेड बात करी थी, एक बेली फैट से रिलेटेड भी हम पूछना चाहते थे। ये सारी चीज़ें हमें मेंटल फिटनेस के लिए अच्छी रहेगी। हमने एनवायरनमेंट की बात करी कि कैसे एनवायरनमेंट भी बहुत बिग रोल प्ले करता है, और वो नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें हम घर में बैठे बैठे भी एटलीस्ट कर सकते हैं। एक हेल्दी वर्जन की तरफ आगे अपना कदम बढ़ा सकते हैं। और हेल्थ में भी हम जैसे बोल रहे थे कि इंडियंस के बेली फैट बहुत होता है, तो वो बेली फैट कम करने के लिए लोगों का कई बार रहता है कि मुझे ये, मतलब अभी रिसेंटली मेरे दोस्त ने मुझे बोला कुछ टाइम पहले उसने बोला कि देख वैसे तो मैं एकदम सही हूँ, बस यहाँ पे ना चर्बी बहुत है, हाँ। ये निकल जाएगी ना मैं ऑफिस फिट हो जाऊँगा, एकदम सही हो जाऊँगा। तो मैं थोड़ा सा हंसा, पर ठीक है। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे इस चीज़ के बारे में? पहले तो लोग उसे लाइटली लेते हैं, जो नहीं लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 35 इंच फॉर मेन, अगर उससे ज़्यादा बेली है, और फीमेल के लिए 31 इंच से ज़्यादा बेली है, 31 इंच से ज़्यादा वेस्ट है अगर। सो फॉर अ मैन 35 इंच, फॉर अ फीमेल 31 इंच से ज़्यादा अगर वेस्ट है, इसका मतलब ये आपके शरीर में आज नहीं तो कल बीमारियां लाएगा ही। इट इज़ डेंजरस फॉर एन एवरेज बॉडी। तो पहले तो देखो आपके वेस्ट का मेजरमेंट करो कितना इंच है। अगर 31 या 35 से ज़्यादा है, अभी से एक्शन लेना शुरू कर दो। दूसरा कि क्या वो कम हो सकता है? एब्सोल्युटली कम हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि बॉडी में से कोई भी फैट ना जाए, सिर्फ बेली का फैट जाए? वो नहीं होगा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा बॉडी बायस नहीं है, वो पूरे शरीर से जो भी फैट है वो कट डाउन करेगा। तो फेस का भी कट डाउन होगा, हाथ का भी होगा, पैर का भी होगा, और एज अ साइड इफेक्ट आपका बेली से जाएगा। बट बेली जो है ना, लोगों को लगता है बहुत मुश्किल है। वो मुश्किल नहीं है, सिर्फ वो पेशेंस मांगता है। क्यों? इट इज़, योर बेली फैट इज़ लाइक अ फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट को एक्सेस हम कब करते हैं?
जब कोई ऑप्शन कुछ, नहीं है हाँ, उसे हम लास्ट टाइम लास्ट में तोड़ेंगे। जब हमारे पास कोई और पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुआ तब हम पैसे के लिए जाते हैं फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि बहुत मेहनत करके बना है ना, तो ऐसे थोड़ी ना तोड़ देंगे। तो ये भी तो बहुत सालों की मेहनत से बना है ना, ऐसे ही 3 हफ्ते में थोड़ी ना या 10 दिन में थोड़ी ना चला जाएगा। तो आपका बॉडी पहले जाएगा ब्लड के पास, सेल के पास, आपके लिवर मसल जो स्टोरेज है उसके पास। तो कहीं से भी उसको वो शुगर, एनर्जी, फैट नहीं मिला, तब जाके वो फिर आपके फिक्स डिपॉजिट यानी बेली के पास आएगा और फिर वो फैट कट डाउन करना शुरू करता है। तो जब आप जिम जाते हो, जब आप वर्कआउट करते हो, वॉक करते हो वगैरह, तो पहले आपका लिवर और मसल का जो स्टोरेज है वो कम होना शुरू होता है, जो दिखता नहीं है कि कम हुआ, बट आपका बॉडी धीरे 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 आपके बेली की ओर आने वाला था, बट आपने 7, 10, 15 दिन में ही बंद कर दिया वर्कआउट, ये कहते हुए कि मेरे तो बेली में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बट वो आने वाला था, मे बी 30 दिन पे आने वाला था, बट आपने तभी गिव अप कर दिया। सो पेशेंस की है इसमें। सो ट्रू। मेरे ट्रेनर से भी मेरी बात हुई ना, उसने बोला देख सबसे एंड में यही जाएगा। हाँ सब जाएगा, उसके बाद ये वाला जाएगा। और मैं आई वॉज ओके। हम तो पढ़ते ही है, सारे किताबों में। अच्छा, ये एक चीज़ हो जाती है, किताबें पढ़ पढ़ के ना एक माइंडसेट बन जाता है। हाँ। कि भाई 6 महीना लगे, 1 साल लगे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं करूँगा। बट वही मैक्सिमम लोग में नहीं हो पाता है। तो मेरे तो है अभी जितना भी एंड में जाएगा जाएगा। बट हाँ, स्टार्टिंग के 21, जैसे मैंने 21 दिन के चैलेंज में ये अपनी वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करी, 21 दिन में। तो कैसा एक स्टार्ट पॉइंट भी, एक एंड पॉइंट भी है ना, थोड़ा अच्छा लगता है कि 21 दिन में कितना रिजल्ट मिला। तो फर्स्ट 21 दिन में ना इतना रिजल्ट तो नहीं दिखा, चेंजेस दिख रहे थे फिर भी, बट उसने भी, ट्रेनर ने भी यही बोला और मुझे भी ये चीज़ रियलाइज हुआ, इंटरनल चेंजेस बहुत आ गए, आदतें बहुत बदल गई। जहाँ पे जिम नहीं जाने का मन कर रहा था, 21 दिन में मेरा जाने का मन करने लग गया। और अब बोला अब एक भी दिन मिस नहीं करना है। तो वो सब चीज़ें बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो हो गई तो फिर तो बेली फैट चले ही जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ना मैम, पैसा कमाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको थोड़ा ज़्यादा समझदार होना है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बट एक हेल्थ ऐसी चीज़ है ना कि अगर आपने ठान लिया ना तो सही हो जाएगा। डेफिनेटिव है कि भाई इतना खाना है, इतना करो, हो जाएगा। पैसे में कई बार ऐसा नहीं हो सकता, जैसे मैं वीडियो बोलूँगा कि स्पेसिफिक बनाओगे वायरल हो जाएगा, नहीं होगा। थोड़ा सा उसमें पूरा 100% दोगे तो भी नहीं होगा। हेल्थ ऐसा ना 100% दोगे ना, पक्का हो ही जाएगा। सिर्फ डेडिकेशन और डिसिप्लिन चाहिए। ये बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत ही अच्छा बताया कि आप पैसा कमाने के लिए जो एक ब्लूप्रिंट है वो आप फॉलो करोगे ना, तो भी संभावना है शायद वो नहीं कमा पाओगे जो आप चाहते हो। बट हेल्थ में ऐसा नहीं है, बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं जो आप फॉलो करके। आपने एक 21 दिन वाला भी बोला कि 21 दिन अगर आप गए तो आप फिर उसके वापस से प्यार में पड़ जाते हो। उसका साइंस आपको शायद पता होगा, एक किताब थी डॉक्टर मैक्सवेल ने लिखी थी, साइकोसाइबरनेटिक्स। वो बताइए आप। बहुत ब्यूटीफुली, आई एम श्योर आपने अपने वीडियो में कभी ये कवर किया ही होगा। कि 21 दिन का लॉजिक यही है कि वो एक प्लास्टिक सर्जन थे मैक्सवेल, और उन्होंने देखा कि जिनको भी प्लास्टिक सर्जरी हुई है, जो चेंज उन्होंने अपने बॉडी में पाया है उसे एक्सेप्ट करने में उनको 21 दिन लगे थे। तो उनको लगा कि हमें भी अपने आदतों में बदलाव लाने के लिए 21 दिन लगेंगे। बट अब नया सर्वे ये कहता है कि आदत में शायद 66 डेज एवरेज लग सकते हैं। सो आई फील इट इज़ जस्ट अबाउट कंसिस्टेंसी, और जब आप वो करते हो ना, फिर वो आपका, जैसे हमने बात करी, नया कंफर्ट बन जाता है। यस, और आई थिंक वही प्रोसेस से प्यार करने लग जाना, या प्रोसेस सेट हो जाना, एक सिस्टम क्रिएट हो जाना, और फिर आई थिंक हेल्थ, बेली फैट, सब कुछ खत्म हो सकता है। अच्छा, इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? जो नुस्खे होते हैं, अलग अलग नुस्खे होते होंगे, कुछ शायद सही भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? कि जैसे बेली फैट कम करना है तो ये चीज़ पी लो और हो जाएगा, ग्रीन टी पी लो, बेली फैट चली जाएगी। श्रद्धा बहुत वीडियोस वायरल होते हैं और मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं उसके ऊपर आप क्या बोलोगे? मैं एक लाइन कहती हूँ उस पर, ग्रीन टी पीने से ग्रीन टी कम होती है, पेट नहीं होता। अनलेस आप ग्रीन टी पहाड़ चढ़ के वो झाड़ से तोड़ के लेकर आओ और फिर पियो, तो वो एक अलग बात होती है। कुछ लोग कहते हैं ACV पी के मैं यो एप्पल साइडर विनेगर का ड्रिंक लेके फिर मेरा बेली फैट चला जाएगा, या वो क्यूमिन, जो जीरा और सौंफ और धनिया दाने जो होते हैं वो सारा इकट्ठा करके उसका मैंने काढ़ा पी लिया तो मेरा बेली फैट। तो बहुत सारी ऐसी रील वायरल होती है ना, डू दिस एंड लूज योर बेली फैट 30 डेज, दिन कर लो, पूरा चर्बी यहाँ से खत्म होगी, बोल के बताते यहाँ से खत्म होगी। तो वो एक चीज, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, तो वो एक चीज से नहीं होगा, वो मल्टी फैक्टोरियल है। बेली फैट मल्टीपल चीज़ों की वजह से बढ़ा है। और वेट का सिंपल सा लॉजिक है, वेट ओवरऑल, सिर्फ बेली फैट नहीं। अगर आपको 20 साल लगे हैं वेट को बढ़ाने के लिए, मोटे होने के लिए, तो आपको 20 महीने देने पड़ेंगे। अगर 10 साल हुए हैं वो फैट को बढ़ाने के लिए, तो 10 महीने
3 साल में ही आपने बढ़ाया है तो 3 महीने में कट डाउन कर लोगे, और सिर्फ 1 ही साल में आपका फैट बढ़ा है तो 1 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग। सो दिस इज़ अ सिंपल फ्रेमवर्क। जितना रीसेंट फैट होगा उतना फटाफट कम होगा, जितना पुराना फैट होगा उतना उसे वक्त लगेगा जाने में। तो गलती जो हम कर देते हैं ना, कंपेयर करते हैं, यार इसका तो अचानक से वजन का, वो अचानक से नहीं हुआ, उसने अभी अभी गेन किया है इसलिए अभी अभी लूज हो बहुत जाएगा। सही। अच्छा, हाँ, दैट मेक सेंस, क्योंकि कई बार देखो ना ऐसे वीडियोस वायरल भी होते हैं कि 30 दिन में मैंने इतना कम कर लिया, बट वो शायद उसने गेन भी 1 ही महीने में किया था, क्योंकि कई बार ऐसे लोगों के मैं देखता हूँ मसल्स ऑलरेडी थोड़े बहुत बिल्डअप रहता है यस, और फिर वो आता है। तो आई थिंक लेसन ये लेके जाना चाहिए जो मैंने अपने 21 डेज चैलेंज में भी बोला था ना, कि अपने आप को अपने आप से कंपेयर करो। मतलब मैं 21 दिन के पहले का जो जीशान था, 21 दिन के बाद का जो जीशान था, इससे ये जीत गया है। और वो अपने आप में मुझे लगता है बहुत खुशी वाली बात है, क्योंकि अगर मैं जिम में बाकी बॉडी बिल्डर से अपने आप को कंपेयर करता 21 दिन में, तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं हुआ यार, जिम आना वेस्ट है। तो वो यू फिलोसफी जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है, वो भी आना चाहिए। इस जर्नी में खुद को विनर फील करवाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत नोबडी लाइक्स टू लूज। हम्म। तो जब हम हेल्थ कोचिंग देते हैं ना, मैं अपने कोचेस को, जो 1500 कोचेस मैंने तैयार किए, सबको मैंने यही हाँ। तो वो हेल्थ कोचेस को मैंने यही सिखाया है, कभी भी अपने क्लाइंट को ये मत फील करवाओ कि तुम बुरे हो, तुम हार चुके हो, तुम नहीं कर सकते। अगर आपने 3 महीना कोचिंग दे दिया, 1 किलो भी वज़न कम नहीं हुआ, तो भी उसे ये फील करवाओ कि अच्छा ये हुआ ना कि बढ़ने वाला था 10 किलो, वो नहीं बढ़ा, वो तुम्हारा प्रोग्रेस है। तो उससे जब ये फीलिंग आता है, आप उनको ज़रूर मोटिवेट करो अपना बेस्ट देने के लिए, बट बेस्ट देने के बावजूद अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनको ये फील करवाओ कि क्या अच्छा है। और जब वो विनर वाला फीलिंग आएगा, स्मॉल स्टेप, हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली मल्टीपल चीज़ें करेंगे। कुडंट एग्री मोर मैम, एकदम वो विनर फील होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फील नहीं होगा तो आप कोई वही अगेन हारना नहीं चाहता, हारने वाली फीलिंग में कोई जीना नहीं चाहता। अगर आप जिम जाके आपको लग रहा है आप हार रहे हो, तो फिर क्यों ही रोज़ रोज़ हारने जाओगे? आपको लगना चाहिए आप हर दिन जिम जाके जीत रहे हो, और वो जीत वाली फीलिंग है तो रोज़ जीतना है सबको। कुछ लोग जिम में इसीलिए नहीं जाते हो, बोले वो वहाँ पे जो डोले शोले लेके घूमते हैं ना, उसके सामने उनको लूजर वाला फीलिंग आता है कि यार ये तो इतना मस्त हैवी मार रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। हाँ। तो प्लैनेट फिटनेस करके जिम है यूएस में, तो हम जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ की मेंबरशिप लेते हैं, तो वहाँ है ना एक सेंटेंस हमेशा हर जिम में लिखा हुआ होता है, हर ब्रांच में, नो जजमेंट जोन। तो उन्होंने अपना यूएसपी यही क्रिएट किया है कि आप यहाँ, और वहाँ पर लिखते भी है कि कोई शाउटिंग करके वर्कआउट मत करना, जैसे आप बहुत ज़्यादा हैवी कर रहे हो तो चिल्ला के करते हो ना, वो इट्स नॉट अलाउड देयर। इवन लोग करते हैं, मैं देखा। हाँ, तो वो अलाउड नहीं है वहाँ पे, क्योंकि उनका टारगेट ऑडियंस है कॉमन लोग आ सके, एक सर्टन उम्र के बाद जो लोग बिल्कुल चल नहीं सकते वो भी आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है दैट यू शुड फील लाइक यू बिलोंग देयर, अदरवाइज आप नहीं करोगे। कंपैरिजन वाला पॉइंट तो मेरे में भी आया था, बट ना लोग जब बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, तो वो देखते हैं अपने आप से कंपेयर करते हैं, तो फिर वो ख़राब फील होता है। लेकिन मैंने 21 दिन हो गया था ना, मैं तो शर्ट वर्ट निकाल के अपना को फ़ोटो ले रहा था, तो थोड़ी निकली हुई थी तभी भी और अभी भी है, तब तो और निकली, लेकिन फिर भी मैं फ़ोटो ले रहा था कि नहीं भाई मैं विनर हूँ। और वो मैं चीज़ें वो सीखा हूँ मैंने, एक विनर्स इफेक्ट करके किताब है, उसके अंदर ये बोला कि यार विनर्स इफेक्ट, जैसे 2 चूहे लिए गए, एग्जाम्पल मैंने कई बार दिया, 2 चूहे लिए गए, एक कमज़ोर था एक ताकतवर था, ताकतवर को इंजेक्शन दिया गया तो कमज़ोर हो गया वो, तो इसने उससे लड़ा, इसको हरा दिया, और इसको हरा दिया, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम वापस लड़ा है, लेकिन इस टाइम उसको इंजेक्शन नहीं दिया था, ये अब स्ट्रॉन्ग ही था, फिर लड़ा है लेकिन फिर भी ये जीत गया। और उस तरह से वो आया कि विनर्स इफेक्ट, जब हम जीतते हैं ना, हमने देखा होगा कई सारे लोग जीतते हैं लाइफ में तो जीतते ही रहते हैं, जो करते हैं उसमें सक्सेस, ये हर बॉल पे छक्का जा रहा है, फ्लो स्टेट आ जाता है। हाँ। तो वो विनर्स इफेक्ट आना बहुत जरूरी है। तो वो इसका ऑपोजिट भी है ना, लूजर्स इफेक्ट, इन अ वे, जहाँ वो जो एलिफेंट है उसको टाई किया जाता है, जब वो छोटा होता है तब उसे एक कीले के साथ टाई किया गया है, और तब पिंजरा नहीं है कोई, उसे बाहर जाने के लिए कोई जगह, और वो पहली बार ट्राई करता है कीले से दूर जाने की कोशिश, छोड़ने की, अपने आप को फ्री करने की कोशिश करता है, क्योंकि शुरुआत में कुछ मल्टीपल डेज किया, उसके बाद वो कुछ हिल नहीं पाया, फिर कीले के साथ बांधना बंद कर दिया, तो भी वो उसी एरिया में रहता है, कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि वैसा ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो लूजर्स इफेक्ट, एक बार ट्राई किया, 2 बार किया, फिर वो कहता है गिव अप कर लेता है। सो ट्रू। तो वही इसीलिए आपने वो बात बोली ना, बहुत सही है। और मैंने भी वही, मेरे ट्रेनर भी मुझे ना, मैंने नोटिस किया उसको, अच्छे ट्रेनर का साइन भी मैंने नोटिस किया यही है, अच्छा ट्रेनर है ना आपको पुश करेगा, हाँ अच्छा कर रहा है। अभी जैसा मेरा ट्रेनर है ना, कभी खराब भी कर रहा होगा तो बोलता हाँ अच्छा कोशिश किया तूने, अच्छा कोशिश किया। हाँ ठीक है, मतलब समझ गया मैं, लेकिन ठीक है करो और कोशिश। तो वो कभी नेगेटिव नहीं बोलता है। वहीं पे मेरा एक और एक्सपीरियंस था, मैं स्विमिंग क्लासेस गया था, वहाँ पे एक मैम थी मुझे सिखाती थी, और वो जब भी ना मैं करूँ ना तो बोलती थी क्या कर रहे हो, मैंने कल ही तो सिखाया था तुमको, ऐसा नहीं ऐसा करना है।
और वो बोलते बोलते ना मेरे को हिट होने लग गया, और सच बोलूँ तो उसके जैसे शायद मैं नहीं जा पाया और ज़्यादा। अच्छा। बट मैंने उनको बोल दिया था कि मैम आप ऐसा बोलोगे ना तो इतना वो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, फिर हाँ। थोड़ा सा और अच्छे से नहीं होता है। हाँ। तो वो तो मैंने उनको बोल के आया था। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटर्स ऐसे चुनो जो आपको अच्छा विनर जैसा फील कराए, ना कि लूजर जैसा फील कराए, क्योंकि फिर आपका जाने का मन ही नहीं करेगा। आई रिमेम्बर आपने जो बोला उससे मुझे याद आया, स्काई डाइविंग में मेरे कोच रॉब करके थे, 68-year-old, 68 ईयर 18,000 स्काई डाइविंग जंप्स, 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड, आई थिंक 8 से ज़्यादा कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं उसमें ऐसा होता है 25 जंप्स आपके जब होता है ना तो आपको ए लाइसेंस मिलता है। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि जब शुरुआत में मैं गई ना तो मेरा बहुत बड़ा वाई नहीं था, मैं तो स्नेह बोले हैं इसीलिए करना वो वाला था, तो मैं नहीं कर पा रही थी, जंप नहीं कर पा रही थी, पर वो बिल्कुल गुस्सा नहीं हो रहे थे। वो मुझे बोले ऐसे फ्लिप करना है, ऐसे टर्न करना है, वो नहीं हो रहा है। मैं स्टेबल भी रहने में मुझे बहुत वक्त लगा था, हवा में ऐसे 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 आप घूमते हो पंखे की तरह शुरुआत में, तो वो स्टेबल होने में भी मुझे बहुत वक्त लगा था। बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए, उल्टा उन्होंने मुझे ये कहा, शिवांगी यू आर डूइंग ग्रेट बट आई थिंक यू नीड अ ब्रेक, तो आप एक दिन छुट्टी ले लो फिर आओ। मैंने बोला क्या हुआ? नहीं यू टेक अ ब्रेक। फिर जब मैं वापस आई ना तब उन्होंने कहा कि शिवांगी आपका वाई क्या है? फिर मैंने कहा माय हस्बैंड वांट्स मी टू लर्न, इसीलिए मैं, फिर उन्होंने कहा नहीं आपको अपना वाई चेंज करना पड़ेगा तब जाके आप कर पाओगे। बट उस वक्त अगर डांट दिया होता ना तो शायद मैंने स्काई डाइविंग जर्नी छोड़ दी होती। सही है, वो वही है, अगेन वो लूजर जैसा फील नहीं होना चाहिए। हाँ। वी डोंट वांट टू लूज, सही बात है। आई थिंक वाई आपने एक और बहुत, ये चीज़ में ना बहुत लोगों को एम्फेसिस बार बार करवाता हूँ, बट मुझे लगता है अभी भी लोग नहीं समझ पाए वाई का पावर। कोई भी चीज़ कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? अगर आप सिर्फ ऐसे ही कर रहे हो ना तो आप यू आर लाइक 100 में से आप 99 में ही आओगे, एक में नहीं आओगे। एक में आने के लिए आपका वाई क्लियर होना चाहिए। स्काई डाइविंग कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? तो आपका वाई क्या निकला फिर एट द एंड? स्काई डाइविंग का हाँ। तो पहले तो मैं स्नेह के लिए कर रही थी, बट दूसरा ये था कि मुझे स्नेह ने ही पूछा कि आप अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहते हो, सिर्फ मुझे बैक स्टेज मदद करना चाहते हो? आई सेड नो, आई वांट टू बी लाइक यू। आप जैसे स्टेज पे सबको इंस्पायर कर रहे हो, मैं भी कुछ अपने दम पे करना चाहती हूँ। तो तब उन्होंने कहा कि अभी शिवांगी तुम सीख रहे हो, अपने लिए नहीं सीख रहे हो, फ्यूचर में आपकी वजह से बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, तो आप करो, क्योंकि आपको थैलेसीमिया माइनर है और आपको मना किया गया है, तो आप अपना इसे वाई बनाओ कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है ताकि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूं। सो दैट वाज माय वाई। ये है वाई, ऐसा वाई होना चाहिए। इट शुड हैव सम डेप्थ। यस, उसके पीछे रीजन होना चाहिए, उसके पास इमोशन होना चाहिए, आपका अलाइनमेंट होना चाहिए, आपके अंदर से बातें आने चाहिए। यस, और वाई के लेयर्स होते हैं ना, उसमें एक सरफेस लेवल का वाई जो होता है ना वो आई रिलेटेड होता है, उसके ऊपर का वाई होता है जो फैमिली रिलेटेड होता है, और उससे भी ज़्यादा पावरफुल वाई होता है जिसमें आई या फैमिली नहीं है, अब समाज आ जाता है, कंट्रीब्यूशन आ जाता है। और जब वो वाई आता है ना जहाँ समाज आ गया, अब आप रुकने नहीं वाले। अभी मैं क्यों हेल्दी रहती हूँ, अभी मैं क्यों हेल्दी खाती हूँ, बिकॉज राइट नाउ माई मिशन इज़ कि अभी मैं नहीं इंस्पायर होंगी तो मेरे आसपास जो लोग आ रहे हैं वही दुखी हो जाएंगे ना। आई हैव अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ट्रू। और यही आई थिंक यंग लोगों को, अगर यंग लोग देख रहे हो ना, आप लोग ये चीज़ समझना, मैंने भी किया था। हम सब है ना स्टार्टिंग में सिर्फ आए करके ही सोचते हैं मुझे पैसा मिल जाए, मुझे ये हो जाए, और वो जब तक हम हमारे लिए सिर्फ कर रहे होते हैं ना तब तक हम बहुत छोटे होते हैं, दिमाग से भी छोटे होते हैं और हर चीज़ से छोटे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चले गए, माँ बाप के लिए करना है यार, अपने दोस्तों के लिए करना है, या फिर अपनी टीम के लिए करना है, और फिर समाज के लिए करना है। मैंने देखा हूँ जितना बड़ा इंसान होता है ना वो उतने बड़े उसके कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। कई बार बड़े बड़े जैसे टोनी रॉबिन्स भी हो, इतने करोड़ों लोगों को खाना खिलाते हैं। इतना बड़ा विजन ले लिया तो आप तो बड़े हो ही जाओगे। उस विजन को पूरा करने के लिए ऊपर वाला तुमको इतना बड़ा बना ही देगा। तो वो बड़े बड़े विजन बनाओ यार, मज़ा आएगा। खैर, मैं चाहता हूँ कि हेल्थ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एंगल से भी कैसे देख सकते हैं। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हेल्थ के लिए यूज़ किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो स्पेसिफिकली उसके कुछ गाइडेंस है, कुछ स्टेप्स है जो लोग आज भी ये जो देख रहे हैं वो करना चाहे तो कर सके? हेल्थ जो है वो 80% माइंडसेट है, 20% स्ट्रैटेजी और हाउ है। तो माइंडसेट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करेगा, सिंपल है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो गोल अट्रैक्ट करता है, वो हम जानते हैं। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि जो बीमारियां, आदतें वगैरह है वो सब कुछ कॉन्शियस माइंड में है। एक पेड़ आप इमेजिन कर लीजिए, तो ये पेड़ है और उसका रूट कहीं नीचे है। अब ये जो ब्रांच या हम पेड़ देखें पूरा का पूरा, या उसमें जो फल आए हैं वो देखें, वो फल है कि मे बी डायबिटीज़ हो गया, मे बी आर्थराइटिस हो गया, या वेट लॉस हो गया, वेट गेन हो गया। अब ये सारी जो इश्यूज़ है उसका रूट कॉज कहीं यहाँ है। सिमिलरली जो आदत है, आप अभी डिसाइड कर रहे हो कि येस मुझे करना है, कल सुबह उठना है जल्दी, या मुझे वर्कआउट करना है, या मुझे हेल्दी खाना खाना है, ये सब तो मैं सैलड खाऊंगा। अब ये सब आप कॉन्शियस माइंड से सिलेक्ट कर रहे हो, बट कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ 10% ही।
10% ही पावरफुल है, बट आपकी नीचे मान्यताएं पड़ी हुई है। आप यहाँ डिसाइड करते हो कॉन्शियस ब्रेन से, कॉन्शियस माइंड से कि मुझे कल सुबह 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे उठ के जिम जाना है, बट यहाँ 90% जो सबकॉन्शियस माइंड का पावर है, वो सबकॉन्शियस माइंड में पुरानी आदतें और पुरानी चीज़ें पड़ी हुई है, और वो ये कह रही है आज से पहले 9 बजे से पहले उठा नहीं है, और तू 6 बजे उठकर जिम जाने की बात कर रहा है, वॉक भी नहीं कर रहा है, याद है ना। अब ये 10% 90% फाइट करता है, 90% जीत जाएगा। अब सवाल ये है कि ये 90% को हम कैसे कन्विंस करें कि आप रेगुलरली वर्कआउट करो, आप रेगुलरली हेल्दी आदतें अपनाओ, आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर लो। ये 90% सब कॉन्शियस को मनाने के लिए कि यस आप कर सकते हो, उसके लिए एक आइडेंटिटी शिफ्ट की ज़रूरत होती है। आइडेंटिटी शिफ्ट मतलब मैं हेल्दी इंसान हूँ। आप देखेंगे कि जो लोग बहुत बाहर का खाना खाएंगे ना, उनकी आइडेंटिटी ये है मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो अनहेल्दी खाता हूँ, मैं तो हमेशा बाहर का ही खाता हूँ। तो वो आइडेंटिटी शिफ्ट कैसे होगा? पावर ऑफ विजुअलाइजेशन से। सो विजुअलाइजेशन जो आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन ये फ़र्क नहीं कर सकता कि क्या एक्चुअली में हो रहा है या आप सिर्फ फेक कर रहे हो। तो जब आप अपने दिमाग में, क्योंकि पिक्चर की ही लैंग्वेज समझ आती है आपके ब्रेन को और जब आपके माइंड को, और जब उसे आप ABCD 1 2 3 4 नहीं, बट सिर्फ इमेज दिखा दिया कि मुझे बस ये अचीव करना है। वो आपका बॉडी हो सकता है, वो आपका कोई पुराना फ़ोटो हो सकता है जो आपको अचीव करना है। द मोमेंट आप आंखें बंद करके या खुली आंखों से सिर्फ विजुअलाइज करते हो कि मैं ऑलरेडी ऐसा हो चुका हूँ, आपका बॉडी वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देगा और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की मदद से वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। सो ट्रू। मैम आपने आइडेंटिटी जो वर्ड बोला ना, मुझे लगता है इतना पावरफुल वर्ड है ना, इतना पावरफुल है कि इसके बारे में पूरा एक पॉडकास्ट कर ले। कि आइडेंटिटी, क्योंकि मैं सेशंस करता हूँ ना, कई बार अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ, मुझे समझ में आता है एवरीथिंग इज़ अबाउट आइडेंटिटी। आप अभी तक जो होना वो आपकी आइडेंटिटी की वजह से हो। मैं अगर मैं बार बार मोटा अपने आप को बोल रहा हूँ, मैं मोटा हूँ, मेरी आइडेंटिटी मोटापन की है। और बात ये है कि हम अपनी आइडेंटिटी नहीं खोना चाहते, चाहे वो बुरी क्यों ना हो। सो ट्रू। कितनी बुरी हो, हम अपने आप को खोना नहीं चाहते हैं। तो हमें लगता है जो सिगरेट पीता है भाई मेरी आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी से लिंक्ड है। सिगरेट मैं स्मोकर हूँ तो तू स्मोकर ही रहेगा। तो वो मैंने जितनी मतलब आप जैसे ग्रेट लोगों से सीखा है ना, वो आइडेंटिटी शिफ्ट लाना बहुत ज़रूरी है। और वो बात में बहुत ब्यूटीफुली बताया। आइडेंटिटी शिफ्ट लाने के लिए मैं भी बोलना स्टार्ट करो पॉजिटिव बातें कि आई एम, जैसे भी शाहरुख खान हो गया, मोहम्मद अली हो गया, रोनाल्डो हो गया, विराट कोहली हो गया, ये लोग भी ना हमेशा अपनी आइडेंटिटी पॉजिटिव बनाता है। कितना भी हार जाए, आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, मैं और कल बहुत बेस्ट। वो सिर्फ बोल रहे हैं दिखावे के लिए या फिर मीडिया को दिखाने के लिए, कॉकी नहीं हो, उनको मालूम उनकी आइडेंटिटी बना रहे हो। जब वो ईगो भी नहीं है, वो कुछ अलग है। वो आप समझ जाओगे तो आप भी बोलना चालू कर दोगे। जब भी नेक्स्ट टाइम मिले आई एम ग्रेट, आई एम ऑसम ही बोलोगे। आप कभी अपने आप को नेगेटिव नहीं बोलोगे, आई एम फाइन, आई एम ऑसम, मैं ज़बरदस्त हूँ। ये आना चाहिए। हम लोग कई बार हमें लगता है कि हम्बलनेस नहीं है, नहीं, इट्स नॉट अबाउट हम्बलनेस, इट्स अबाउट आपकी आइडेंटिटी। इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। 100%। मुझे जीशान भाई आपने बताया, मुझे इतनी खुशी है क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं और आपने बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया। मैं मोटा हूँ, मैं डायबिटिक हूँ, मैं बीमार हूँ, नहीं। आप क्या ये कहते हो कि ये मेरा फ़ोन है? आई मीन जैसे ये बॉटल है, विल यू से ये बॉटल मैं हूँ? नहीं, आप कहोगे आप मेरी बॉटल है। या आपके पास फ़ोन है, आप ये नहीं कहोगे ये मैं हूँ। फ़ोन मैं नहीं हूँ, मेरा फ़ोन है। मेरे पास फ़ोन है। ये वॉच मैं नहीं हूँ, मेरी वॉच है। तो सेम तरह से आप और आपका बॉडी डिफरेंट है। तो आपके बॉडी में बीमारी है, मोटापा है, आपको मोटापा, आप मोटे नहीं हो। सो वो जो आपने बोला ना कि मैं मोटा हूँ, मैं डायबिटिक हूँ, ये बोलना बंद कर देना। मैं तो बीमार हूँ बोलना बंद कर देना है। बिकॉज फिर वो चीज़ आपके पार्ट, आपके बीइंग का हिस्सा बन जाती है और फिर वो दूर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग, जैसे अभी आप बहुत ज़्यादा फिट फील कर रहे हो, यू फील लाइक यू आर अ फिट पर्सन ऑलरेडी, तो आपके लिए फिटनेस को अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। वही, इसलिए आपने वो ना विजुअलाइज करना, तो आई थिंक वो ब्रेन को रियलाइज, वो बना रहा है, अपनी न्यू आइडेंटिटी बन रही है। हाँ मैं पतला हूँ, मैं तो ये हूँ, तो बनाएगा फिर वैसे ही। अच्छा देख, मैं ये खाता हूँ क्योंकि मैं तो हेल्दी इंसान हूँ, इसलिए मैं खाता हूँ हेल्दी। नहीं भाई मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा, आई एम हेल्दी पर्सन, मैं जिम गोअर हूँ। नहीं, वो ये चीज़ समझो, इस पर और बात करो, इसके बारे में तो 1 घंटा इसके बारे में बात करो। क्योंकि जिसने आइडेंटिटी बदल लिया, अभी देखो मैम, अभी मैं जैसे मुस्लिम हूँ, मैं शराब क्यों नहीं पीता हूँ? क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, मेरी आइडेंटिटी मुस्लिम की है। एग्जैक्टली। अगर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नहीं खाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। वो बंदा 10 गलत काम कर रहा है, लेकिन अब मैं 10 गलत काम किया लेकिन रोजा रखूंगा। मेरी आइडेंटिटी से अटैच्ड है वो चीज़। तो इसीलिए आइडेंटिटी कितनी पावरफुल चीज़ है। अपनी आइडेंटिटी अच्छी बनाओ, वही। और बना ली ना हमने फिट भारत में, फिट आइडेंटिटी बनाओ,
हाँ। और वही कर रहे हैं, मैम भी काम कर रहा है अपनी आइडेंटिटी अपनी फिट बनाने, फिट भारत, इसलिए मेरे को नाम भी बहुत अच्छा है, फिट भारत, आइडेंटिटी को भारत और इसको अच्छा बना दिया। अच्छा बना दिया। और कैसे चेंज करे, सिंपल है, शब्दों में बहुत बड़ा पावर है। शब्दों को अंडर एस्टिमेट हम कर देते हैं। हर शब्द एक वाइब्रेशन कैरी करता है। तो जब आप ये कहते हो आई एम अ फिट पर्सन, ऑलरेडी आपने वो मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। फेक इट टिल यू मेक इट का कंसेप्ट ही वही है। तो आप अपने आस पास लगा दो, जैसे आप है, वीरल भाई है, तो उन्होंने जब फिटनेस की जर्नी शुरू करी तो अपने आसपास एनवायरनमेंट बदल दिया था कि वॉलपेपर भी वही है, स्क्रीन का आप कहीं पर स्क्रीन पे देख रहे हो वही है, आपके वॉल देख रहे हो वही है, लोगों से मिल रहे हो वही बात कर रहे हो। एनवायरनमेंट बदल दिया तो आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगी। सो ट्रू। एक रैपिड फायर करते हैं मैम, गट फीलिंग से जो आएगा फटाफट बोलना है, ठीक है ना? कोई एक खाना जो लोगों को लगता है हेल्दी है बट नहीं है। टू मैनी फ्रूट्स। बहुत सारे फ्रूट्स। यस, टू मैनी फ्रूट्स। फर्स्ट थिंग यू डू आफ्टर वेकिंग अप बिफोर चेकिंग अप फोन। 1 घंटे तक मैं फ़ोन चेक नहीं करती। फर्स्ट थिंग इज ब्रश माई टीथ एंड हैव सुपर ग्रीन्स। सुपर ग्रीन्स, गर्म पानी के अंदर सुपर ग्रीन्स लेती हूँ। क्या आता है वो? सुपर ग्रीन्स के अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत नेचुरल जैसे वीट ग्रास जैसी चीज़ें हैं जो बॉडी को डिटॉक्स करती है। अच्छा, ओके। फास्टिंग या वर्कआउट, कोई एक चीज़ पिक करना होगा तो क्या करेंगे? वर्कआउट। एक वेलनेस ट्रेंड जो आपको पसंद नहीं है, ट्रेंड बन गया लेकिन। कीटो डाइट। कोई एक और सेलिब्रिटी, एक और है, हाँ, 108 सूर्य नमस्कार। 108 सूर्य नमस्कार। अच्छा, ट्रेंड बन गया। ट्रेंड है। कोई एक सेलिब्रिटी जिसे आप कोच करना चाहोगे? एक सेलिब्रिटी, जीशान। ओके। बिगेस्ट मिथ अबाउट वेट लॉस इन इंडिया। कि आप बिना एक्सरसाइज किए वेट लॉस कर सकते हो बट बहुत बुरा होता है। एक मिस्टेक जो 20s में लोग यूजुअली करते हैं। स्लीप डिप्राइव्ड हो जाना। ये आई थिंक काफ़ी यंग लोग करते हैं, बहुत करते हैं। मैंने किसी तो इन्फ्लुएंसर को भी बोलते हुए सुना था कि नींद वींद सब भूल जाओ। अरे शाहरुख खान का भी मैंने देखा था कि नींद वींद सब भूल जाओ। मुझे तब है ना, मैं शाहरुख खान की कई बात से अच्छा लगता है मेरे को, लेकिन वो बात से मैं एग्री नहीं किया कि नहीं यार, नींद वींद मत भूलो। आप हेल्थ एक कम खराब होगी तो फिर क्या ही करोगे। सबकी प्रायोरिटी अलग होती है ना। शाहरुख खान की प्रायोरिटी नहीं थी, वो तो उनकी प्रायोरिटी ग्रोथ है। ग्रोथ थी, हाँ, व्हिच इज फॉर हिम इट इज ओके। अगर आपके पास 60 सेकंड्स रहे किसी इंसान का माइंडसेट बदलने, तो आप उनको क्या बोलोगे? मैं बोलूँगी आखिरी ये एक दिन होता आपके पास तो आप क्या करते हैं। इंटरेस्टिंग, सोचना है इसके बारे में। व्हाट्स योर गो टू कंफर्ट मील आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रेसफुल डे? कंफर्ट मील, हाँ, डार्क चॉकलेट और डार्क हॉट चॉकलेट। आई लव डार्क हॉट चॉकलेट। मैं हर रोज रात को पी सकती हूँ। अगर आप एक कोच या कंटेंट क्रिएटर नहीं होती तो आप क्या करते? एथलीट होती। एथलीट। हाँ, मुझे स्पोर्ट्स बड़ा पसंद है। जैसे कि कोई भी स्पोर्ट्स, जैसे अभी हम पैडल खेल रहे हैं, पिकल बॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। आप लोग के तो मैं देखा हूँ मैम लोग के घर के आसपास ही सारा जो चाहिए वो सब मिल जाएगा आपको। टेनिस के, वो पिकल बॉल का है, क्रिकेट का है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके देख के। मुझे जिम में भी बहुत पसंद है। एक्टिविटीज बेसिकली बहुत हाँ, पसंद है। एक्टिव रहे, बैठे रहना नहीं पसंद। वेरी नाइस। लास्ट सेगमेंट ना हमारा कोर 4 है मैम, कोर 4, जिसमें हम 4 मेरे पिलर्स है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस। जैसे मैं चालू ही करता हूँ सीधा, हेल्थ से रिलेटेड सबसे वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस जो लोग आपको देते हैं या आपने सुनी है जो आज मार्केट में? ये खाओ, ये बहुत अच्छा है, सुपर फूड है, ये बंद कर दो, ये बहुत ही बुरा है। तो लेबल करना गुड फूड एंड बैड फूड, नथिंग इज गुड और बैड, सब कुछ बैलेंस में लेना है। पिज्ज़ा भी आपको मोटिवेट कर सकता है बाकी के हफ्ते में सैलड खाने के लिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने सही बोला। मैंने और भी किसी का तो वीडियो देखा था, ऐसा कोई परफेक्ट फूड, परफेक्ट चीज़ नहीं होती है। आपके लिए क्या परफेक्ट होता है वो आपको ढूंढना पड़ेगा हर इंसान को। जैसे मुझे चाय नहीं चलती, हो सकता है किसी को चाय, वैसे चाय तो अच्छी चीज़ नहीं है वैसे बोलते हैं, बट ठीक है। जैसे दूध मुझे नहीं जमता फॉर एग्जाम्पल, तो दूध पी सकते हो, मे बी किसी के लिए अच्छा होगा। एब्सोल्युटली। और एक बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहो हेल्थ से रिलेटेड? आप अपनी पूरी ज़िंदगी अगर किसी के साथ रहने वाले हो तो वो ना तो आपका घर है, ना आपके हस्बैंड वाइफ है, ना आपके पेरेंट्स है, वो है आपका खुद का शरीर। तो बस सोच लो कि आपको अपने जिसके साथ रहना है मैक्सिमम, उसको कैसे रखोगे। वेरी इंटरेस्टिंग। अब वेल्थ से रिलेटेड वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आपको किसी ने दी? पैसा तो हाथ का मैल है, कमा के कहाँ जाना है। क्या ही मुझे लोग बच्चे पैदा करने की उम्र में कहाँ कमाने के लिए, पर कहाँ पता कि क्या कर रहे हैं। एंड बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आपको हेल्थ वेल्थ से रिलेटेड मिली? वेल्थ इज एनर्जी एंड मनी इज़ नथिंग बट आपका एक्सपांडेड वर्जन है। तो आप
आपका बीइंग, आपका ऑरा जितना पावरफुल होगा उतना आप ज़्यादा पैसा कमाओगे और उसका सही इस्तेमाल करोगे। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऑरा, ऑरा ये एक वर्ड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ऑरा, और आजकल काफ़ी चल भी रहा है। तो ऑरा कैसे बढ़ा सकता है एक इंसान? एक हाई ऑरा वाला इंसान आपको मतलब कैसे डिफाइन करोगे? जिसका एक इंसान है जिसका ऑरा बहुत अच्छा है, कैसे डिफाइन होगा वो? ऑरा मेजर भी होता है। अच्छा। ऑरा के कुछ इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के आते हैं, जैसे मेरे पापा है वास्तु और न्यूमरोलॉजी वगैरह करते हैं ना, तो उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट है कि अगर किसी का ऑरा बहुत पावरफुल है, सो ही हैज़ अ टूल जो ऐसे हाथ में रखते हैं और वो दोनों बहुत ओपन होता है, तो वो जितना ओपन होता है उससे पता चलता है कि वो इंसान का ऑरा कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और कभी कभी तो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो इवन ऐसे पूरा रोटेट कर जाता है। तो वो ऑरा कैसे बनता है? आपके विचारों से, आपकी भावनाओं से, आपका जो वाइब्रेशन है उससे। तो आपके वाइब्रेशन कैसे बनते हैं? हायर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी, दो तरह की एनर्जी होती है, राइट? जैसे हम वज़न को किलो में नापते हैं, पानी को लीटर में मापते हैं, वैसे ही हम लोग एनर्जी को फ्रीक्वेंसी में नापते हैं। तो हायर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी दो तरह के इमोशन होते हैं। जो बहुत ज़्यादा लोअर फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी में रहते हैं, जैसे कि हेट्रेड, वायोलेंस, जेलसी, इरिटेशन, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, यह है लोअर वाइब्रेशन। उसका ऑरा कभी पावरफुल नहीं होगा। जो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहता है, जो बहुत प्यार में पीसफुल रहता है, अबंडेंस माइंडसेट में रहता है, ग्रोथ के बारे में सोचता है, लोगों के बारे में अच्छा सोचता है, देने के बारे में सोचता है, उसका ऑरा हायर फ्रीक्वेंसी वाला होगा। तो वो हायर वाइब्रेशन के ऊपर वो हमेशा रहने वाला है। तो ऑरा इज़ बिल्ट बाय एनर्जी, और एनर्जी बिल्ड होती है आपके थॉट्स एंड इमोशन से। सो कंट्रोल योर थॉट्स। हाँ, थॉट्स के लिए अच्छी चीज़ें देखना, अच्छी चीज़ें Yes. पढ़ना, अच्छे सराउंडिंग में रहना। यस। एंड नंबर 1 चीज़ जो आपको हेल्प करेगी ऑरा को बढ़ाने के लिए, वाइब को बढ़ाने के लिए, इज़ ग्रैटिट्यूड। अभी मैंने ग्रेटिट्यूड का एक सेशन पूरा किया अरे वाह। मैम के साथ। यस। हमने बेस्ट भी कर लिया, वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस भी हेल्थ का हो गया, राइट? अब रिलेशनशिप पे आता है। रिलेशनशिप से रिलेटेड वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस जो किसी ने आपको दी है? दुखी हो शादी कर लो। मुझे नहीं दी है पर सुना। बहुत सुना हुआ है, दुखी हो शादी कर लो। अच्छा, लाइफ में कुछ नहीं चल रहा, शादी कर लो, ठीक हो शादी जाएगा। कर लो, सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ, तो मुझे लगता है दिस इज़ द वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस। क्योंकि जब एक इंसान दुखी है और उसको बोला जाता है सुख पाने के लिए किसी को ढूंढो, तो अब आपका ऑरा कैसा है? नेगेटिव। अब आप कैसे इंसान को अट्रैक्ट करोगे? आप ही की तरह दुखी आत्मा को। ये एक्सपेक्ट कर रहा है ये मुझे खुश रखे, ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है ये मुझे खुश रखे। दोनों आत्माएं मिलती है, एक्सपेक्ट करते रहते हैं और फिर महीने तक बरकरार रहता है। मतलब कि एक दूसरे को देते हैं देते, पर देने का कोटा खत्म होता है। फिर जब खत्म होता है, शादी होती है, सारा प्यार 6 महीने में चला जाता है। बिकॉज अब तुझे देना है के बदले अब मुझे क्या मिलेगा आ जाता है। और फिर उसके बाद जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आते हैं कि दोनों दुखी हो शादी कर गए, कोई बात नहीं है, ऐसे ही बाल कुछ धूप में थोड़ी ना सफ़ेद किए, एक काम करो बच्चा पैदा कर लो। अब वो 2 दुखी आत्माएं बच्चा पैदा करती है, तीसरा दुखी आत्मा आता है और वो सोचता है ये मेरे माँ बाप कौन से जू में मैं आ गया, अब मुझे शादी नहीं करनी। और जब 30 साल की उम्र पे बच्चे बोलते मुझे शादी नहीं करनी, तब हम उसी को दोष देते हैं, कैसे आजकल का ज़माना है, हमारे ज़माने में। पर शुरू कहाँ हुआ? ये दुखी आत्मा से हुआ। सो आई थिंक दिस इज़ द वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस। सो ट्रू, सो ट्रू। वो ये बात आपने बहुत सही बोली। कई बार वो हम खुशी दूसरों में तलाशते होते हैं, लेकिन खुशी से रिलेटेड एक चीज़ तो मैं समझ गया हूँ, कहीं से नहीं आएगी, वो आपके अंदर से आएगी। अगर आप आज खुश रहोगे, आप खुश रहोगे तो शायद आप दूसरों को खुश रख पाओगे। और यहीं से आती है मेरी बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस। आपको बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस क्या मिली थी? दूसरों को खुश करना बंद करके खुद को खुश करना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली आसपास के लोग आज नहीं तो कल खुश हो जाएंगे। ये मेरे को आपने स्टेज पे स्नेह भाई ने आई थिंक शेयर किया था। Yes. और मेरे को बहुत बहुत पावरफुल लगी थी ये लाइन कि आप, आई थिंक आपके मॉम डैड ने दिया था आपको Yes, एडवाइस yes. कि यार ससुराल में जाके आप किसी को खुश नहीं रखना है, हाँ, खुद खुश रहना। यस। सो So सबको powerful. खुश रखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, बट सबके साथ खुश रहना सरल काम है। बहुत प्यारा। और उससे अंत में आप और सब खुश रहोगे आसानी से। सो ट्रू, सो ट्रू। एक मैंने ना एक बुक पढ़ा था, इन द रेल्म ऑफ हंग्री गोस्ट, गेबर मार्टे की बुक है। तो उन्होंने भी इसके अंदर बोला था ना कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या दे सकते हैं पता है? पैसा, नाम, इज्जत, ये सब नहीं। बेस्ट गिफ्ट ये दे सकते हैं अपनी खुशी। एक खुश पेरेंट सिर्फ अपनी खुशी देगा ना तो बच्चा बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉब्लम ये होती है ना, माँ बाप खुशी नहीं दे पाते अपने बच्चे को, और बच्चे ना बड़े सेल्फिश होते हैं। बच्चों को क्या लगता है ना, जो चीज़ हो रही है मेरे वजह से हो रही है। तो अगर माँ बाप सैड है, वो लोग को लगेगा ये लोग मेरे वजह से sad है। पर्सनली ले वो ले। पर्सनली लेते हैं। उनको बच्चों को लगता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही है, पूरी दुनिया वही है, वही उनके पीछे आसपास चल रहा है। तो अगर माँ बाप सैड है तो उनको लगेगा वो सैड है। तो वो गेबर मार्टे वो बहुत ज़बरदस्त है, उन्होंने वो बोला
कि ना तुम बेस्ट गिफ्ट ये दो, खुद खुश रहो। सो so ट्रू। powerful. दुनिया के आधे दर्द, मुझे लगता है सारे दर्द दूर हो जाएंगे अगर लोग जो है वो बस खुद खुश होना शुरू हो जाए, क्योंकि खाली घड़ा सामने वाले को क्या देगा, जो भरा हुआ है वही निकलेगा। वही निकलेगा। वो हाँ, किसी ने तो ये बात बोली थी कि अगर आप एक चाय लेके कप में चल रहे हो, कोई धक्का मारेगा, चाय गिर गई, तो आप क्या बोलोगे? दूसरे के जैसे चाय गिरी नहीं, चाय गिरी क्योंकि कप में चाय थी। हाँ आपके अंदर नेगेटिविटी है तो निकल रही है। अब बोलते ना किसी का धक्का लगे, क्यों उसने धक्का दिया इसलिए गुस्सा आया मेरे को। आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ अरे था वाह, इसीलिए निकला हो। सो ब्यूटीफुल। मेरे बोले क्या सही बात बोला यार इसने, जबरदस्त। ऑरेंज जूस, ऑरेंज है तो ऑरेंज जूस Orange निकलेगा, मैंगो है तो मैंगो मैंगो जूस जूस निकलेगा। निकलेगा। So बट true. धक्का प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर क्या भरा हुआ है वो जरा एक बार देख लेते हैं। हैप्पीनेस से रिलेटेड लास्ट देखते हैं कि बेस्ट पीस एंड वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस आपको क्या लगती है? बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस या सिर्फ वर्स्ट से चालू करते हैं? हैप्पीनेस को लेकर वर्स्ट इज कि एक्सटर्नल कुछ करो और खुश हो जाओ। सो दो शब्द है, एक है खुशी, दूसरा है आनंद। खुशी बाहर से मिल सकती है, प्लेजर बाहर से मिल सकता है। गाड़ी खरीदने से, शादी करने से, मोबाइल खरीदने से वो आपको खुशी मिलेगी, प्लेजर मिलेगा। आनंद अंदर से आता है, जॉय जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो वो अंदर से कैसे खुश होना, अगर वो कला आपने सीख ली, आपको दुनिया का कोई इंसान हरा नहीं सकता। बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस आई थिंक वो दोनों आ गया कि एक्सटर्नल में मत जाओ, इंटरनल में जाओ, और आपका जो सही हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है ना इंसान का, वो नेचुरली सत चित आनंद का है, सच्चित आनंद का है। मतलब सच्ची इसका मतलब ये है कि हम हमेशा सत्य यानी सत्य, चित्त यानी हमेशा हमारी चित्ती सही रहना, आनंद में रहना, हमेशा खुश रहना, सही बुद्धि में रहना, सही विजडम होना, ये ऑलरेडी हमारे अंदर है। मतलब हम कहते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो जैसे एक समंदर होता है, समंदर को हम कहते हैं ये समंदर है, हम ये नहीं कहते पानी है। बट उसमें से थोड़ा सा अगर हम पानी बाहर निकालते हैं तो इसमें जो है क्या हम उसे समंदर कहेंगे? क्यों नहीं कहते हैं? है तो सेम ही ना, सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, बट नाम हमने कहीं पर बदल दिया। तो सिमिलरली जब हम कहते हैं हम उसी का ही अंश है, खुदा, भगवान, कुदरत जो कहते हैं, हायर सेल्फ, उसी का ही अंश है, तो उसमें जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है, जो इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, वही तो हम बने हुए हैं। तो अगर उसका सच्चित आनंद यानी हमेशा खुश रहना, हमेशा अबंडेंस में रहना उसका स्वभाव है, तो हमारा भी वही है। सिर्फ जन्म के साथ हमने कुछ आदतें सीखी हुई है, वो अनलर्न करना है। ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है पॉडकास्ट में। मुझे लगता है ये की थीम भी है, चीज़ों को अनलर्न करना। अनलर्न करिए। और अनलर्न कैसे कर सकते हैं आपके हिसाब से? पहले गलत चीज़ों से दूर हो जाइए, गलत लोगों को सुनना बंद कर दीजिए। जैसे जीशान भाई आप जो पॉडकास्ट करें, ऐसे पॉडकास्ट को सुनिए। पर जो टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो टॉक्सिक आदतें हैं, वो वही है, वो दरिंदा वाला टाइप का जो शोज़ आप देखते रहते हो। और मैं देखती हूँ रात को ऐसे वायोलेंट सीरीज देखकर लोग सो जाते हैं, सपने में भी किसी का खून कर देते हैं और फिर सोचते हैं मुझे पॉजिटिव विचार क्राइम पेट्रोल्स, ये सब चलता रहता है। मैंने कुछ तो रिलेटिव्स को गड़बड़ देखा है। अपने इधर, सब मना भी करता हूँ मत देखा करो, देखते रहते हैं। हाँ, मतलब वही है वो दरिंदा। अब जब ये देखते हो ना रात को, फिर अपने हस्बैंड बाजू में बैठे दरिंदा वही दिखता है दरिंदा उसी में कुछ तो गड़बड़ है। दया देखते हो तो लाइफ में हर चीज में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, तो आप जो देखोगे वही आप बनोगे। सो आई थिंक टॉक्सिसिटी को हटाना पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। और भी कुछ स्टेप है 2-3? और फिर अपने आप को ऐसे लोगों के आसपास रखो, ऐसे सिचुएशन और ऐसे कंटेंट के आसपास रखो कि जो आपको पॉजिटिव इनपुट दे, क्योंकि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। तो जो विचार है, भावनाएं हैं, वो आउटपुट है। इनपुट आपका जैसा होगा वैसा आउटपुट होगा। आप 1 साल में पूरे बदल सकते हो, 3 महीने में बदल सकते हो, 1 महीने में बदल सकते हो, अगर आपका आसपास का माहौल बदल गया। तो अब लोगों की लैंग्वेज बोलना शुरू कर दोगे, आपके दोस्त लोग जो बातें करते हैं ना, वही बातें करते हो। आपका आसपास का जो सराउंडिंग है, जो बातें करता है और जो सोचता है, और उनकी सोच अगर यहाँ तक है ना, आप कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। सो नेवर बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम ऑल्सो, ऑलवेज बी सराउंडेड बाई पीपल जो ज़्यादा सक्सेसफुल, ज़्यादा अच्छे लोग हैं आपसे। ये बहुत पावरफुल बात बोली आपने। किसी का तो कोट था, उन्होंने बोला था कि यार अगर आप ऐसे लोग के साथ हो जो आपसे स्मार्ट नहीं है, तो आपका सर्कल नहीं है, आप केज में हो। सो ट्रू। वो केज से निकलो, आप सर्कल बनाओ, अच्छा सर्कल बनाओ, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो। क्योंकि मैंने खुद ये और नोटिस किया, मैम कि कई सारे ज़बरदस्त इवेंट्स होते हैं, मैंने खुद नोटिस किया, जब भी इवेंट में जाओ आप अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड कर दो ना,
अलग ही फील होता है, आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, अलग ही लगता है कि यार अब तो देखो, जैसे हमने हेल्थ वेल्थ का भी लिया, सर को देखा वो एनवायरनमेंट में गए ना, चलो करते हैं, एक लेट्स डू इट वाला एक किक मिलता है। उसके बाद ऑब्वियसली डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी, बट वो किक के लिए भी कई बार हमें वो सराउंडिंग चेंज करना ज़रूरी है। और हाँ, अगर हमेशा ही रह सकते हो तो बहुत बेस्ट है, ऐसा कुछ सराउंडिंग जिसके साथ हमेशा आप रह सकते हो तो वो तो बेस्ट है। और आई थिंक ऐसा बाहर हो भी रहा है, अब बाहर ऐसे कई सारे लोग, पूरा ग्रुप्स का कल्चर बन रहा है जहाँ पे मैक्सिमम टाइम वो लोग साथ में ही रहते हैं। यस और पॉजिटिव ये सर्कल के इसीलिए साथ। हो रहा है क्योंकि एआई के ज़माने में सब कुछ रिप्लेस हो जाएगा, एक चीज़ रिप्लेस नहीं हो सकती, वो है ह्यूमन कनेक्शन। सो ट्रू। तो इसीलिए कम्युनिटी का पावर आने वाले 1 2 5 साल के अंदर इतना ज़बरदस्त खुल के बाहर आएगा ना कि लोग क्रेव करेंगे कि मुझे कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, मुझे मेरी तरह के लोग चाहिए। सो ट्रू। ये मैंने खुद रियलाइज़ किया। हाँ मैंने खुद रियलाइज़ किया ना, अब मेरे लिए भी ना व्यूज़ से ज़्यादा कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है। 100 लोगों की कम्युनिटी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू 1 लाख व्यूज़, आई कम्प्लीटली एग्री। और वही चीज़ पावर देगी। तो सप्लीमेंट से रिलेटेड है ना, कई बार हेल्थ से रिलेटेड बात होती है तो सप्लीमेंट की बात भी आती है। और सप्लीमेंट की जब भी बात आती है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस करा, मैक्सिमम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट क्या है, डब्बा खाना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहो? लोग कहते हैं माँ प्रकृति से जो नहीं आता है वो नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये एक बहुत सॉलिड पॉइंट होता है लोगों का। तो आई रिस्पेक्ट दैट सेंटेंस, बट हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा बॉडी अल्टीमेटली न्यूट्रिशन चाहता है। अब हम ये कंपेयर नहीं कर सकते कि हमारे दादी दादा नाना नानी कहाँ प्रोटीन के डिब्बे लिया करते थे या सप्लीमेंट लिया करते थे तो हम क्यों ले। तो मेरा सवाल सिंपल यही है कि पहले के ज़माने में लोग धोती पहनते थे, आप पहनते हो। पहले के ज़माने में हल चलाते थे, आप चलाते हो। तो अगर सब कुछ इवॉल्व हुआ है तो न्यूट्रिशन भी इवॉल्व होना चाहिए, क्योंकि आज हमारा सॉइल का क्वालिटी बदल चुका है। जो न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, सॉइल से आता है ना, माइक्रो न्यूट्रिय विटामिन मिनरल सॉइल से आता है, ज़मीन से आता है। बट अगर उसी में ही कमी है तो कैसे आपके पौधों में या फूड या आपका जो भी खाना है प्लांट्स वगैरह, उसमें कैसे वो न्यूट्रिशन आपको हेल्दीएस्ट ऑफ द फूड खाओ तो भी नहीं मिलने वाला है। तो आज सभी में बॉडी में कोई ना कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, इसीलिए सप्लीमेंट पिक्चर में आते हैं। बट सप्लीमेंट रिप्लेसमेंट नहीं है। आप पहले हमेशा प्रायोरिटी फूड को दीजिए, फूड प्लस सप्लीमेंट इज इक्वल टू ऑप्टिमम हेल्थ। ये सिंपल सा लॉजिक है। सो ट्रू। नहीं, एक्चुअली मैंने ना ये चीज़, ये वाली बात से इंस्पायर हो गया। मैंने भी सोचा कि नहीं, पूरा खा के ही मैं चीज़ें करूँगा। जैसे भी अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो प्रोटीन का एक इंटेक होना चाहिए। तो प्रोटीन का इंटेक मैंने ट्राई किया, सच में ट्राई किया कि मैं नॉर्मल तरीके से लूँ, नहीं हो पाया। नहीं होता है। तो प्रोटीन इंटेक उतना हो ही नहीं पाता। आप कितना थक जाओगे आप खा खा के, और ना वो बहुत इंटेक लेना पड़ता। तो मैंने फाइनली मैंने प्रोटीन लूँगा मैं। और उसके बाद मैंने फिर क्रेटीन के ऊपर भी, मैंने क्रेटीन सप्लीमेंट होता है, मैंने बोला वो भी, उसके ऊपर कितनी रिसर्च करी गई है, छोटा सा है लेकिन मैंने वो भी लेना स्टार्ट किया। और मुझे लगता है उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। वो सारी चीज़ें हमें बॉडी को चाहिए, अब दोगे तो अच्छी बात। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट जो सबसे बेस्ट मुझे लगता है वो यही है कि यार हम, अगर मुझे कोई पहले 3 महीने पहले कोई जलेबी ला के देता, मैं ऐसे ही खा लेता। मैं नहीं पूछता कि भाई ये जलेबी में कितने न्यूट्रिशन है, क्या है, ये धरती माँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारे आर्गुमेंट वो टाइम पे नहीं थे, हम सीधा खा लेते हैं। वड़ा पाव दिया, फटाक से खा लिया। तो मैंने खुद ने एनालाइज किया कि भाई मैं सप्लीमेंट को लेके इतना वो क्यों कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। जबकि मैं वड़ा पाव तो ऐसे ही खा लेता था, हाँ। चॉकलेट ऐसे ही खा लेता था, ये सब भी तो धरती माँ से नहीं आ रहा है। That's a good point. तो फिर मैंने बोला भाई ले ले, ये तो तेरे हेल्थ के लिए अच्छा ही होगा, सप्लीमेंट अच्छा ही है, सारे न्यूट्रिशन इसके ऊपर जितना हम लोग मेहनत करके फोकस कर रहे हैं उतना जलेबी ये सब पे नहीं कर रहा। Exactly. तो ये तो मच बेटर ही है। तो उसको लो ना, थोड़ा बेटर है, हेल्थ के लिए अच्छा करे, ट्राई करके देख लो। 1 महीना 2 महीने ट्राई करके देखो आपकी बॉडी को सही लग रहा है कि नहीं। मैंने पर्सनली नोटिस किया कि मैंने लिया तो मुझे अच्छे फील होना चालू हुआ, एनर्जी थोड़ी बढ़ना चालू हुई। क्या होता है ना, जिम में भी अगर प्रोटीन इंटेक ये सब बराबर ना होना तो बराबर ज़्यादा जाता नहीं कई बार, अब बंद कर देते हो फिर। हाँ, रिपेयर नहीं होगा, एनर्जी नहीं, हाँ रिपेयर नहीं हो पाता है बराबर से। वो प्रोटीन चाहिए होता है बट टूटता है तो उसको वापस से बिल्ड होने के लिए चाहिए 100%। तो बट चीप सप्लीमेंट से डेफिनेटली दूर रहना है कि हाँ, अगर आपको कोई फिलर्स, बाइंडर्स और आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स वाले बहुत सारे मिल जाते हैं तो उससे दूर रहना है, क्योंकि बॉडी उसके लिए बना नहीं है लंबे समय तक आप लेना चाहते हो तो। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, जब आपने ये बात करी ना, दैट जब आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो आपको ये सोचना है कि जब आप 1 स्कूप प्रोटीन का लेते हो ना तो आपको 35 ग्राम स्कूप में से आइडियली 25 ग्राम जितना प्रोटीन लेट से मिलता है। बट जब आप सामने फूड का ऑप्शन देखते हो, लेट से पनीर आपने खाया तो 100 ग्राम पनीर जब आप लेते हो ना उसमें 18 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। अब आप ये कंपेयर करो कि यहाँ 100 ग्राम खाकर 18 ग्राम प्रोटीन मिला, यहाँ 35 ग्राम खाकर 25 ग्राम प्योर प्रोटीन आपको मिला, यहाँ पर एक्स्ट्रा फैट मिला, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि 18 के अलावा और क्या है बाकी।
वो है फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो अगर इतना सारा आपको एक्स्ट्रा मिला, मतलब कैलोरी कितनी डालनी पड़ी आपको, कितना पनीर खाना पड़ेगा, और वो साइड इफेक्ट कितना देगा। Exactly. तो यहाँ पर इसीलिए सप्लीमेंट इज अ इजी ऑप्शन कि वहाँ आपको एक्सेस कैलोरी नहीं लेनी, एक्सेस फैट नहीं लेना है। राइट, क्योंकि एक्सेस में तो अच्छी चीज़ें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। हाँ। अगर एक्सेस में पनीर खा लिया जाए, एग्स बोलते हैं, एग्स भी एक्सेस में खा लो तो वो भी बोलते सही नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो मतलब प्रॉब्लम्स तो सब में है अगर आप एक्सेस करने जाओ तो। फिर वो बैलेंस करने के लिए आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, मुझे लगता है, मैं तो पर्सनली लेना स्टार्ट कर दिया। और मैंने नोटिस किया कि आपके ब्रांड में भी आप लोग बहुत डेप्थ में जाके चीज़ों को करते हो। तो मतलब आप सिर्फ जैसे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ये ना हो, और भी आप बताओगे, आप अपने काफ़ी रिसर्च भी की है ना, एक जैसे कलर के बारे में बात करते हैं, कलर भी आपने बोला कि आर्टिफिशियल कलर नहीं डालना, उसके ऊपर भी रिसर्च भी आपने उसके ऊपर भी काम किया। मुझे 1-1.5 साल से ज़्यादा लगा था प्रोटीन फॉर्मुलेट करने के लिए, क्योंकि मुझे एक तो आइसोलेट चाहिए था। आइसोलेट सबसे महंगा आता है, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट एक आता है, जनरली जो लोग वे कॉन्सेंट्रेट लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट में लैक्टोस होता है, इसीलिए कुछ लोगों को ब्लोटिंग गैस होता है। हमने आइसोलेट लिया, वो भी प्योर क्वालिटी, जो मतलब उसका जो कॉस्ट है, हमारा यूरोप से आता है, उसका जो कॉस्ट है इट इज़ सिमिलर टू सम ऑफ द कंपनीज MRP, जो प्रोटीन रेडीमेड आता है उसका, तो उतना महंगा है। बट वी जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि बॉडी में आइसोलेट और अच्छी क्वालिटी का डालना है। तो पहला तो प्रोटीन का क्वालिटी होना चाहिए अच्छा। दूसरा है कि मुझे माल्टोडेक्स्ट्रिन सुक्रालोस नहीं चाहिए था, आर्टिफिशियल शुगर नहीं चाहिए था, तो हमने स्टीविया या मंक फ्रूट जैसे प्रीमियम शुगर यूज़ किए, हेल्दी सेफ शुगर, इवन फॉर डायबिटीज़। मुझे आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर नहीं चाहिए थे, तो कलर डालने के लिए अब आपको लेट से मिल्क मैंगो लेना है, मैंगो एक हमारा फ्लेवर है, अब मैंगो येलो दिखेगा नहीं तो लोग लेंगे नहीं, तो फ्रीज ड्राई करके हमने मैंगो तो यूज़ किया, बट कलर के लिए करक्यूमिन ऐड किया। वाटरमेलन फ्लेवर में कलर के लिए, पिंक कलर के लिए हमने बीटरूट ऐड किया। उसके पहले हमने रोज़ ट्राई किया, उसके पहले हमने अनार वगैरह बहुत कुछ ट्राई कर लिया, बट फिर एंड में जो हमें लगा दैट वाज बीटरूट। तो इस तरह से बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत R&D उसके बाद ये बना, उसके बाद ये इवन एक और जो सत्वम की रेंज हम कुछ महीने पहले लॉन्च करे, दैट वाज मेनली टारगेटेड फॉर डिसीज रिवर्सल, क्योंकि मैंने जो कहा कि 100 साल आज़ादी के कंप्लीट हो तो मुझे डिसीज़ फ्री कुछ लोगों को करना है, तो उसमें मुझे सप्लीमेंट का सपोर्ट चाहिए था। तो जैसे डायबिटीज़ में बीटा सेल रीजनरेशन का हमने क्लिनिकल ट्रायल किया, कि बीटा सेल मतलब वो पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल होते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो इवन टाइप 1 डायबिटीज़ में जो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होते हैं वो भी इफेक्टिवली प्रोड्यूस होना शुरू हो, और बीटा सेल अपने आप को रीजनरेट करे, उसकी स्टडीज़ हुई। तो वो सारे के सारे सत्वम के जितने भी लिवर के ऊपर के, किडनी स्टोन किसी को है, किसी को शरीर की इन्फ्लेमेशन को कम करना है, फीमेल हेल्थ रिलेटेड, थायराइड है किसी को, तो सभी के रिवर्सल के लिए सप्लीमेंट लॉन्च किए जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट लोगों को रिजल्ट दे। अमेजिंग अमेजिंग। सो उसकी लिंक्स भी ज़रूर मैं इसके नीचे डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो सारे प्रोडक्ट्स। कोई एक प्रोडक्ट अगर आप बोलोगे जो सबसे बेस्ट आपको लगता है, वो कौन सा है? बायोटिन गजब है। आई थिंक सत्वम में मैं बात करूं तो हेयर फॉल में 7 दिन के अंदर लोगों को इफेक्टिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, और ये सिंथेटिक बायोटिन नहीं है, और जो मार्केट में बायोटिन सुनते हैं वैसा नहीं है, बहुत साइंटिफिकली रिसर्च्ड, क्लिनिकली ट्रायल किया गया। तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मेरे बाल, मैंने आज नहा रहा था तो काफ़ी बाल मेरे गिर रहे थे। आप है ना, आप सिर्फ 7 दिन में देखोगे मैजिकल रिजल्ट। मतलब हमारा क्लिनिकल ट्रायल जो हुआ उसमें 95% हेयर फॉल में लोगों को इम्प्रूवमेंट मिला था। हेयर फॉल बंद हो जाते हैं और रूट कॉज को ठीक करता है, ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर से। अमेजिंग, आई विल डेफिनेटली ट्राई दैट। और RHN फिट जो कैटेगरी है उसमें सुपर ग्रीन यू मस्ट ट्राई। वो मॉर्निंग में, जो आप मॉर्निंग में एक स्कूप लेना, आउटस्टैंडिंग फॉर डिटॉक्स। तो क्या करता है वो एक्चुअली आपका सुबह सुबह आपका डिटॉक्सिफिकेशन एलिमिनेशन चल रहा है, मतलब कि कचरा साफ हो रहा है। अब कचरा साफ करने के लिए अगर आप एक्स्ट्रा कुछ सपोर्ट दे दो बॉडी को जिससे कचरा इफेक्टिवली साफ हो सके, तो आपका बॉडी जो है वो इसीलिए टॉक्सिसिटी से भरा हुआ है, क्योंकि हम एवरी डे कचरा डाल रहे हैं बट कचरा साफ नहीं कर रहे हैं। तो हर बीमारी का जड़ है टॉक्सिन्स इन द बॉडी, टॉक्सिन बिल्डअप। अब वो कचरे को डस्टबिन को खाली करना है बेसिकली, तो वो डस्टबिन को खाली करने के लिए सुपर ग्रीन हेल्प करता है, प्लस कुछ न्यूट्रिएंट्स देता है जिससे आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी ओवरकम कर सके। थैंक यू सो मच शिवांगी मैम, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई, और भी बहुत सी बातें हम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एंगल्स पे बातें हो सकती है। बट मैं चाहूँगा पूरे पॉडकास्ट में आपको जो भी सबसे बेस्ट बात लगी है वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। नेक्स्ट टाइम हम वापस से कभी मुलाकात हुई, वीरल भाई ने वापस से कुछ सेट किया तो हम लोग वापस से बैठेंगे, वापस से बात करेंगे, और डेप्थ में हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बात करेंगे। बिकॉज फालतू बातें तो होते रहती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बातें, मुझे जेन्युइनली लगता है कि ये जो काम की बातें हैं ना, वो शायद आपको एक टाइम पर बोरिंग लगेगी, कोई बात नहीं, फिर भी सुनना, वहीं से रिप्रोग्रामिंग होगी और वो रेपिटेशन ही
मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनते रहो जितना हो सकता है उतना, हेल्थ के बारे में सुनते रहो, बोर हो जाओ इतना कि सबकॉन्शियस के अंदर रात में भी सपने हेल्थ के रिलेटेड उतना जिस दिन उतना बोर हो गया मुझे लगता है आइडेंटिटी बन जाएगी, आप हेल्दी बन ही जाओगे, पक्की बात है। तो वो चीज़ ज़रूर करते रहना, उसके लिए ऐसे पॉडकास्ट देखते रहिए। शिवांगी मैम को फॉलो करिए, विरल भाई जैसे लोगों को फॉलो करिए। शिवांगी मैम के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, गो एंड फॉलो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।